हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी कड़ी में आप देखेंगे कि आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज से हम लोग जो है हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे हिस्ट्री में 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो आज बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज आपको यानी 6, 7, 8 में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है हिस्ट्री, तो इसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। और बहुत फायदा होने वाला है, यानी आपके माइंड में एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है कि आप जो है यानी इसमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे कवर करेंगे। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री। सबसे पहली बात कि हम लोग किसी सब्जेक्ट को जब पढ़ने जाते हैं तो क्यों पढ़ना चाहिए ये जानना जरूरी है। तो यानी हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, अगर आपसे जो है किसी क्लास में अगर पूछ दिया गया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्यों पढ़ना चाहिए, तो अगर हिस्ट्री पढ़ने की बात आई तो यानी ये जो है कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि ताकि जो है भूत में जो भी घटनाएं हो चुकी हैं इतिहास में, उन गलतियों को दोबारा इंसान ना दोहराए। यानी अगर वैसी ही सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, चाहे वो एक राजा हो चाहे वो एक व्यक्ति हो, तो अगर यानी इतिहास में घटित घटनाओं से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है कि यानी इतिहास में अगर ऐसा कांड, ऐसी घटना हुई है तो इसके क्या परिणाम निकल कर आए हैं और हमें वैसी गलती नहीं करनी है, ये हमें किससे जानने को मिलेगा, तो इतिहास से जानने को मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यानी हिस्ट्री में, तो सबसे पहले जब आप 6 क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो एनसीईआरटी में आप देखोगे बिल्कुल बेसिक दिया गया है 6 क्लास की एनसीईआरटी, और इजिली आप उसे कवर कर लोगे 6, 7, 8 में। बहुत ज्यादा पार्ट यानी जो है थीमेटिक जैसे बुकें आप पढ़ोगे बाद में कि हिस्ट्री में जो काफी ब्रॉड लेवल पे, तो वो 6, 7, 8 में बहुत संक्षिप्त दिया गया है। 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलेगी, 7th में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में है, और जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है। यानी यहाँ पर छोटा छोटा पार्ट करके कवर कर दिया गया है काफी संक्षिप्त रूप में। उसके बाद आप देखोगे कि 9, 10, 11, 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो है थोड़ा डेप्थ गए हैं, विश्व का इतिहास भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री यानी आपने ये समझ लिया कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जा रहा है, ताकि इतिहास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, और वर्तमान में वैसी ही घटना का वो परिणाम ना हो जो भूत में हो चुका है, उससे सबक लेने के लिए हमें इतिहास या उससे उनके परिणामों को जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब आप क्वेश्चन उठ सकता है कि हमने मतलब इतिहास से हम कैसे जानकारी ले सकते हैं। अब एज एग्जाम्पल अगर 1857 की क्रांति ले ली जाए, और शायद सभी इस नाम से परिचित होंगे, तो 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई ये किसके लिए जानना जरूरी हो गया। एज जो किंग है, जो राजा है या शासन कर रहा है, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जा रहा है कि यह जो जनता है, अगर जनता भी है, अगर किसी मोटो के खिलाफ या किसी जो है किसी अपोजिट में कोई आवाज उठाना चाहती है तो क्या गलती ना करें। एक नेता के, एक अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए, कैसे एक प्रशासन अच्छा चल सकता है। मुगलों का शासन 100 शताब्दी तक की ये चलता रहा, जो यानी 100 साल तक की जो काफी ब्रॉड लेवल पर आप देखते हैं 1707 तक की औरंगजेब जहां तक की मुगलों का शासन माना जाता है, तो आप देखते हैं कि कम से कम जो है 1000 साल तक की जो मुस्लिम केवल आप जो है शासन करके चले गए भारत पर, तो वो इतना लंबा टाइम पीरियड कैसे जो है यानी इतने लंबे टाइम पीरियड पर कैसे शासन किया। तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज, कुछ ना कुछ गट्स होंगी, उनसे आज के जो राजा है, आज का जो प्रशासन है, उससे जानकारी लेता है। ठीक है, अब आप ये बात समझ गए कि क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अब हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में हम इसको हिस्ट्री किसे हिस्ट्री कहेंगे, इतिहास कहेंगे किसे। अभी तो आपने जाना कि ये सब्जेक्ट पढ़ रखी हुआ है, अब आप जानेंगे कि हिस्ट्री यानी इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं अगर ये बात आ जाती है, तो इतिहास हम किस ग्रंथ को कहेंगे। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर जो अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का अगर लिपिबद्ध लिखित वर्णन कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इतिहास कहेंगे।
अब अगर लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है, यानी उसकी जानकारी हमको कहीं ना कहीं से मिली होगी, तो उसे हम इतिहास कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें ऐसे घटनाओं की जानकारी देता है जो एक निश्चित तौर पर घटित हुई है। यानी अब हम कहें कि जैसे भूत में बहुत सारी चीजें घटित हुई, अब भूत में अगर बहुत सारी चीजें घटित हुई तो क्या सारी चीजें इतिहास हैं? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे पाषाण काल से स्टार्ट हुआ हमारा इतिहास, और एक तरह से कहते हैं यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि अगर मान लिया तब से हम लोग आज तक की पढ़ते चले आ रहे हैं इतिहास में, तो क्या सब कुछ सारी चीजें जो घटित हुई वो इतिहास है? नहीं, सब कुछ इतिहास नहीं है। जिसको हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्रोत से प्राप्त किया है, चाहे वो पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त किया हो, चाहे साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त किया हो, चाहे विदेशियों के विवरण यानी जो विदेशी यात्रा करने आए भारत की, उन्होंने कुछ लिपिबद्ध कर दिया हो, कुछ लिख दिया हो, उनसे प्राप्त किया हो। तो यानी किसी न किसी स्रोत से प्राप्त हुई जानकारी को ही हम इतिहास कहेंगे, ना कि सब कुछ, यानी सारी चीजों को हम इतिहास नहीं कहेंगे। यानी जो चीजें हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो रही या जिनका स्रोत हमें कहीं से नहीं मिल रहा, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम अतीत कहेंगे। आई थिंक आप समझ गए। अतीत क्या है? बीता हुआ समय। अतीत यानी बीता हुआ समय, और बीते हुए समय में जो चीज लिपिबद्ध कर दी गई, यानी वो चीज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरा में, टाइम ड्यूरेशन में हुई है। जो लिपिबद्ध कर दी गई वो इतिहास है, जो लिपिबद्ध नहीं की गई या जिसका स्रोत कहीं से नहीं मिला, ऑथेंटिक की ये बात हुई थी या नहीं, जो ऑथेंटिक स्रोत कहीं से कुछ भी नहीं मिला उसे हमने कह दिया अतीत। आई होप। तो यानी अब हम बात करते हैं ये जानना कि इतिहास क्या है। यानी कोई ग्रंथ जिसे निश्चित तौर पर जो घटनाएं घटित हुई हैं, कहीं पर लिपिबद्ध किया गया, कहीं ना कहीं किसी स्रोत से जानकारी मिली है, उन्हें हम इतिहास कह रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, हिस्ट्री, यानी इतिहास को हम क्या इंग्लिश में कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे। हिस्ट्री, अब ये शब्द निकला कहां से, यानी ये हिस्ट्री शब्द आया कहां से? तो हिस्ट्री शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक या एथेंस, यूनान वाला जो है एशिया के मैप में आप जानते हैं, जो सऊदी अरब के बाद, ईरान के बाद जो निचला इलाका यहाँ पर आप देखेंगे तो एथेंस हो जाता है यूनान। ठीक है। यानी हिस्ट्री में आप देखोगे ज्योग्राफिकल मैप भी आपको देखने को मिलेगा, यानी और उसके बाद आप देखोगे सारी चीजों से कवर, यानी हिस्ट्री भी मैप के थ्रू आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। सिर्फ आपको ये क्लासेस मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू बन जाना है। कंटिन्यू बन जाओगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा, और आप हिस्ट्री कवर कर चुके होगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप फिर कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केवीएस हो, D++ की हो, या किसी भी जो है पीसीएस की हो, या किसी भी लेवल की तैयारी हो, यानी अगर जिसकी कहा जाता है कि न्यू या बेस जो है, न्यू या बेस जो एनसीईआरटी है, तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा जो है प्रयास करूंगी आपको समझाने का, कि जो है बेसिक यानी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बन जाए। और हालांकि आप ये मत सोचिएगा कि जो एनसीईआरटी है यानी सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर ही कवर करा दी जाएगी, एनसीईआरटी आपको दिखाई भी जाएगी बुक में भी कि यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में आर्ट एंड कल्चर जो पार्ट आता है। आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, यानी अगर जैसे हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या इतिहास में जो भी आप पढ़ रहे हो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, उसमें जो आर्ट एंड कल्चर की दर से या संस्कृति की दर से जो चीज महत्वपूर्ण हो गई उसे हमने किस में डाल दिया, वो एक अलग पार्ट आर्ट एंड कल्चर में डाल दिया। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ा और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ा, ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड आ गया। तो यानी जो भी आप जिस टाइम में जिस युग की चीज पढ़ते जा रहे हो, उस चीज में वहां की कौन सी बस्ती या इनाम गांव, दाइमाबाद या जोरवे संस्कृति, उस समय की संस्कृति, उस समय की जो बर्तन है, स्पॉट्स हैं, चित्र दूसर मध्यभांड क्या है, गैरिक मध्यभांड क्या है, अगर मान लिया यानी ये जो बर्तन है, ये जो साक्ष्य हैं, या कोई उस समय की जैसे जैसे दक्षिण भारत में आप चले गए तो कोई भी वहां की जैसे भीमबेटका गुफा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गई। मोहनजोदड़ो में जैसे साइट्स जो हो जाती है, इंपॉर्टेंट साइट्स, चिरांद आपसे पूछा जा सकता, ये जो चीजें स्पेसिफिक हो जाती है, यानी किसी भी टाइम ड्यूरेशन का अध्ययन करते हुए जो चीजें यानी जो संस्कृति से रिलेटेड हो गई, उसको हमने उस पार्ट को किसमें डाल दिया,
हिस्ट्री का वो पार्ट जिसमें हम लोग जो है एक साक्ष्य के रूप में उसको हमने संजो कर रखा। यानी वो कोई भी इमारत हो सकती थी, कोई गुफा हो सकती थी, भीमबेटका की गुफा इज लाइक। तो जैसे जो भी हमें साक्ष्य मिले और जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दिख रहा है उसको हमने क्या किस पार्ट में डाल दिया, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली आप क्या पढ़ते हो, उस समय की संस्कृति धरोहरों के बारे में, या उस समय की मंदिर स्थापत्य कला कैसी थी, नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेजर शैली, ये शैलियां क्या थी, या फिर उस समय मध्यभांड कैसे चल रहे हैं, या उस समय की संस्कृति में नृत्य कला जो है दक्षिण भारत में कैसी नृत्य कला है, ये सारी चीजें किसमें पढ़ोगे, तो ये सारा पार्ट आपका कवर हो जाता है। ये सारा पार्ट आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे कि ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या देखोगे, तो इसके बाद जैसे कि बात आती है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में एक पार्ट हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या। तो हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में बेसिकली यानी इस हिस्ट्री में ये हिस्ट्री कहाँ से वर्ड आया, कहाँ से निकल कर आया, तो हिस्ट्री एक ग्रीक या कहते यूनानी वर्ड है, या एथेंस वर्ड या कहते हैं ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक या यूनानी शब्द है क्या जो है हिस्ट्री, ये कहाँ से निकल के आया, ये हिस्टोरिका यानी कह दें हिस्टोरिका से जो है बना है ये वर्ड हिस्ट्री। और कह दें ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड या यूनानी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि आर्ट एंड कल्चर पार्ट, यानी आप समझ गए कि हिस्ट्री का ये वो पार्ट जिसमें आप पढ़ोगे कि यानी जो चीज इंपॉर्टेंट है कि उस समय की संस्कृति, कला और नृत्य, मध्यभांड वगैरह, या फिर उस समय की यानी शैलियां जो पढ़ोगी, मंदिर स्थापत्य कला जो पढ़ोगे, वो सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर में कवर होंगी। और ये इसमें अच्छी बात है कि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होगा वो आर्ट एंड कल्चर में यानी ये बता दिया जाएगा कि ये चीज आर्ट एंड कल्चर में आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि 6th 7th 8th में आपको बुक्स दिखा दूं कि यानी इस बुक में आप क्या पढ़ोगे, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी, इस 6th क्लास की एनसीईआरटी में आप प्राचीन भारत पढ़ लोगे। उसके बाद ये 7th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी में आप जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, मध्य भारत के बारे में। और ये 8th क्लास की एनसीईआरटी आप देख पा रहे होंगे काफी जो है संक्षिप्त रूप में है। 8th क्लास की एनसीईआरटी में आधुनिक भारत पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप देखोगे हिस्ट्री कहाँ से मिला हुआ है, या हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड यानी एक तरह से कह दें यूनानी भाषा से लिया गया है। और ये किस शब्द से निकला हुआ है, हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिका से निकला हुआ है, ठीक है। अब हिस्टोरिका से निकला है या यूनानी वर्ड है, तो इसके लिए यूनानी राइटर भी होंगे जिन्होंने इस शब्द को या इस शब्द से परिचित हुए होंगे, जिन्होंने ये शब्द दिया होगा। तो एक यूनानी व्यक्ति थे और उनका नाम था हेरोडोटस। यूनानी व्यक्ति कौन से हैं, तो यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस, यूनानी व्यक्ति नाम क्या है, हेरोडोटस, ठीक है। तो हेरोडोटस जो व्यक्ति हैं इन्होंने बुक लिखी है और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। यानी इनकी बुक, हेरोडोटस की बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। तो यानी कहने का तात्पर्य जो हिस्ट्री है एक यूनानी शब्द है और ये ग्रीक वर्ड जैसे कि यानी ग्रीक वर्ड कहते हैं, तो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से लिया गया है। हिस्टोरिका भी एक बुक है। ये किसने लिखी है, हिस्टोरिका बुक ये जो लिखी है ये बुक हेरोडोटस ने लिखी है। तो जब इन्होंने बुक लिखी या सबसे पहले हिस्ट्री से परिचित कराया किसने, तो जो है हिस्ट्री से परिचित कराया हेरोडोटस ने। यानी ये शब्द इन्हीं से लिया गया, हिस्टोरिका से निकला ये हिस्ट्री वर्ड। तो यानी सबसे पहले जनक या पिता कौन हो गए, हेरोडोटस हो गए। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता या जनक मीन्स पिता। तो इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब बात आई यानी हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। ये जो पुस्तक, ये हेरोडोटस कौन है, यूनानी व्यक्ति है और यूनानी व्यक्ति इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी और इस हिस्टोरिका वर्ड से निकला हुआ है हिस्ट्री। यानी ये भी क्या है, ये ग्रीक
वर्ड यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब बात पता चलती है कि यानी जो है यानी हिस्टोरिका से मिला, जो है इतिहास के पिता कहे जा रहे हैं हेरोडोटस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो इतिहास है, इतिहास में जो चीजें खोजबीन के द्वारा लिख दी गई या खोजबीन के द्वारा या किसी साक्ष्य के थ्रू जो चीजें मिली उन्हें अगर लिपिबद्ध कर दिया गया किसी ऑथेंटिक स्रोत के थ्रू तो उसे हमने इतिहास कहा है। यानी इन्होंने इस की परिभाषा दी। इतिहास में इन्होंने क्या कहा, यानी कि कह सकते हैं कि खोजबीन के द्वारा जो जानकारी मिली है उसे लिपिबद्ध किया और उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हिस्ट्री कहा, इतिहास कहा। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हो गए। अब बात करते हैं कि ये जो इतिहास है, ये इतिहास जो है ये कितनी पार्ट में डिवाइड है या इस इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिली। तो इस इतिहास की जानकारी केवल आप अभी सुनते जाएं। अभी एक यानी डेमो क्लास में आप जानते हैं कि एक पहले आपको सिनेरियो बताया जा रहा है कि आप माइंड स्ट्रक्चर की आप क्या क्या पढ़ेंगे इतिहास में, किस बुक में क्या पढ़ेंगे, कैसे जो है इसका जो है एक कॉन्सेप्ट माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा कि इतिहास में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि इतिहास में इतिहास की जानकारी कहाँ से मिली। इस हिस्ट्री यानी इस हिस्ट्री में हम पढ़ तो रहे हैं तो इस हिस्ट्री की जानकारी कहीं ना कहीं से मिली होगी। तो इसके 3 साक्ष्य हैं कि कहाँ से हिस्ट्री या इतिहास के बारे में आपको पता चल सकता है। तो अगर मैं इधर लिख दूं, नोट करते जाएं आपको जो भी चीजें नोट करने वाली लगती हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हिस्ट्री की जानकारी कहाँ से मिलती है, सबसे पहले बात करते हैं 3 स्रोत हैं हिस्ट्री के बारे में जानकारी करने की। सबसे पहले जो स्रोत हो जाता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत स्रोत एंड तीसरा हो जाता है विदेशियों से प्राप्त विवरण, विदेशियों से प्राप्त विवरण। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत यानी शब्द में ही निहित है कि पुरातत्व से जो खोजा गया, जो निकाला गया, उसे हमने क्या कहा, पुरातात्विक स्रोत कहा। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत में जैसे आपके क्या आएंगे, जैसे अभिलेख हो गए, अभिलेख या फिर जैसे अभिलेख हो गए, इसके अलावा जैसे कि अभिलेख के साथ साथ जैसे कई सारे जैसे पुरातात्विक में से बर्तन हो गया, या इसके अलावा जैसे जो है पाषाण काल में या स्मारक हो गए, जैसे तो अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए। तो इन सब से जानकारी किसकी मिलेगी, पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत क्या कहे जाएंगे, तो पुरातात्विक स्रोत यानी जो खोजे गए। अब खोजे गए यानी वो स्मृति या वो स्मारक जो है, स्मारक में जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर वर्तमान की बात ले ली जाए, अब ये लाल किला वगैरह ये चीजें, ये क्या है, ये चीजें जो है एक तरह से स्मारक में आ रहे हैं। स्मारक मतलब जिसे हमने स्मृति या याद के रूप में जो चीज अभी तक की अवेलेबल है उसे हमने क्या कह दिया, उसे हमने कहा स्मारक। अब कोई भी इमारत हो सकती है, लाल किला हो सकता है, ताजमहल हो सकता है, ये चीजें क्या है, ये सारी चीजें इतिहास में आ रही। इतिहास में इतिहास 3 स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। 3 स्रोत क्या है, तो 3 स्रोतों में से एक आ जाता है जैसे पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि स्मारक हो गए, सिक्के हो गई, मूर्तियां हो गई, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें जो हैं ये पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। अब पुरातात्विक स्रोतों में जैसे कि बात किया जाए अभिलेख या फिर जो है एक वर्ड जैसे अवशेष, तो इस अवशेष में आप क्या देखोगे, तो अवशेष में आप देखोगे कि जो यानी अगर कहा जाए कि जैसे आप पाषाण युगीन सभ्यता पढ़ोगे और उस पाषाण युगीन सभ्यता में आप 3 कालों में पढ़ोगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अभी सारी चीजें कनेक्ट होंगी, परेशान ना हो। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जब आप पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ते हो, क्योंकि ऐसा काल जिसमें हमने पत्थरों के बारे में या उससे कुछ साक्ष्य मिल गए, ना ही उसका लिखित विवरण मिल रहा है, ना ही उसका जो है लिखित कोई साक्ष्य मिल रहा है, ना ही व्यक्ति उन्हें पढ़ पा रहा, क्योंकि लिखित ही नहीं है तो पढ़ भी नहीं पा रहा। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य मिल गए तो उसको हमने यानी पत्थर के कुछ औजार, कुछ उपकरण, कुछ उस समय के बर्तन, तो यानी उनके आधार पर जो है वैज्ञानिकों ने या जो खोज कर रहे हैं उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो ये बर्तन हैं या ये जो भी सिक्के वगैरह हैं कितने साल पुराने हैं। तो उस
इतिहास का पता चला वो उसे हम लोगों ने क्या कहा, पुरातात्विक स्रोत। खोज के आधार पर या यहाँ पर आप देखोगे अवशेष, तो अवशेष के आधार पर जैसे पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ोगे तो उसमें हड्डियों के उपकरण कहीं से मिले, कहीं कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिल गया, कहीं महापाषाण खंडों में जैसे दक्षिण भारत में लोगों को दफनाया कैसे जाता था वो चीजें मिल गई। इसके अलावा कंकाल वगैरह ये सारे साक्ष्य हुए, और कहीं पे भी यानी ये सारे साक्ष्य किसको दर्शा रहे थे, ये सारे अवशेष थे। कैसे अवशेष थे, पुरातात्विक अवशेष, यानी जो खुदाई के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हों वो अवशेष जो है, ये अवशेष पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आ गए। ठीक है, दूसरी बात आती है अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख को आप पढ़ोगे जब, यानी अभिलेख, सबसे पहले अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण किसने करवाया, तो सबसे पहले अभिलेख जो है वो अशोक के अभिलेख, और अशोक के द्वारा लिखे गए या लिपिबद्ध कराए गए उत्कीर्ण अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप ने, यानी अभिलेख क्या थे, अभिलेख में आप देखोगे कि यानी जैसे कोई पत्थर है, उस पत्थर पर अगर कोई चीज गुदवा दी जाए, यानी किसी नुकीली चीज से कोई चीज लिखवा दी जाए पत्थर पर, तो वो चीज काफी समय तक स्थायी रूप से बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। और वो वर्ड यानी इस तरह से जो राजा महाराजा थे, जो है इतिहास के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपनी स्मृतियों को या अपने समय के टाइम ड्यूरेशन को यादगार बनाने के लिए, या आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे समय को जाने, राजाओं को जाने, राजाओं की मुद्राओं से परिचित हों, उनके बारे में, तो राजाओं ने क्या किया, अपने इतिहास या अपना नाम करने के लिए उन्होंने उसे लिपिबद्ध करा दिया, लिखवा दिया, किसी पत्थर पर गुदवा दिया या पत्थर पर लिखवा दिया, उसे हमने क्या कह दिया, उसे हमने अभिलेख कहा। अभिलेखों में भी आप पढ़ोगे कुछ स्तंभ अभिलेख, यानी खंभों पर जो चीजें लिख दी गई उन्हें स्तंभ अभिलेख कह दिया गया, या फिर ये इसी तरह, यानी अभिलेख जो है, अभिलेख ये किसी न किसी पत्थर या किसी ठोस सतह पर, पत्थर वगैरह पर किसी राजा के माध्यम से गुदवा दिया जाए या लिखवा दिया जाए, तो उसे हम लोगों ने अभिलेख कहा। और सबसे पहले अभिलेख जो है लिखवाए या गुदवाए किसने, तो अशोक ने। अशोक ने जो है सबसे पहले अभिलेख जो है अशोक ने लिखवाए या गुदवाए, और इन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मारक। स्मारक की जैसे मैंने बात कर ली कि जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गए, शाहजहां द्वारा बनवाया गया जैसे जो है ताजमहल, और इसके अलावा जैसे कि जो भी आप स्मृतियां देखते हैं, स्मृतियां मतलब जो चीज धरोहर के रूप में आप संरक्षित देखते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने स्मारक कहा। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई है कि हमें अपने स्मारक की स्मृतियों को संरक्षित रखना है, ये हमारा जो है एक तरह से कर्तव्य भी हो जाता है। तो यानी स्मारक की बात या राज्य का भी उत्तरदायित्व होता है कि जो है उसकी फिनिशिंग कराते रहे, मेंटेनेंस कराते रहे, ताकि जो स्मारक है, जो पुरानी धरोहरें हैं, जो उस समय की जो है एक तरह से संस्कृति है, धरोहर है, और लोग उस समय की कला से परिचित हो रहे हैं, इसलिए उन स्मारकों को संरक्षित रखना जरूरी। तो यानी उस समय की कोई बस्ती हो गई, या इनाम गांव, दाइमाबाद, उस समय के गांव हो गए, बस्ती हो गई, या फिर उस समय की कोई इमारत हो गई, उनको हमने स्मारक के रूप में हमें जानकारी मिल गई उस समय से कि यानी अगर मान लिया आपने लाल किला देखा या ताजमहल देखा या कुछ भी देखा, जो है लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसी नक्काशी है, यानी उस समय कैसी नक्काशी प्रचलित थी, लोग कितना जानते थे कलाकृतियों के बारे में, यानी इनके बारे में, यानी कलाओं से कितना परिचित थे, किस हद तक की जो है यहाँ पर जो है आर्ट एंड कल्चर विद्यमान था, लोग परिचित थे इस टेक्नोलॉजी से, तो ये चीजें स्मारकों से पता चल रही। ठीक है, ये यानी ये इतिहास, उस समय का इतिहास बता रहे हैं, ये भी क्या हो गए, इतिहास हो गए। सिक्के क्या हो गए, सिक्कों में हम लोगों ने जैसे कंपेयर किया कि कभी चांदी का टंका, तांबे का जीतल, या जैसे कि जिस भी राजा के टाइम पीरियड में वो जो सिक्के मिले, उससे हम लोगों ने उस समय, यानी मान लिया आपसे क्वेश्चन हो गया कि अगर एक सिक्का मिलता है, इससे आप क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो, और इस सिक्के, यानी अगर आपको एक सिक्का दे दिया जाए किसी भी टाइम ड्यूरेशन का, मान लिया हड़प्पा के समय का दे दिया गया आपको एक सिक्का, और वो हड़प्पा सभ्यता के जो है सिक्का दे दिया गया, आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो या निकालोगे, उससे सोच सकते हो कि ये जो सिक्का है किस मेटल का बना हुआ है, यानी किस धातु का बना हुआ है,
ठीक है, या फिर किस धातु का बना है, यानी इसमें मिश्रण तो किस किस चीज का मिश्रण किया गया है, क्या तांबा और टीन का है, क्या कांसे का है, क्या कॉपर का है, यानी इसमें किस धातुओं का मिश्रण। जब धातुएं पता चल गई तो यानी अब आप आइडिया लगाओगे कि जब इसका जो है टाइम ड्यूरेशन देखोगे कि ये सिक्का जो है कितने साल पुराना है, तो इसका मीन्स क्या हुआ। अगर ये सिक्का कितने साल पुराना है तो इसको मतलब आपको ये पता चलेगा कि इस समय कौन कौन सी धातुएं थी। ठीक है, अब धातुएं थी तो यानी इनका पता चल गया। इसके बाद आप क्या सोचोगे कि उस समय यानी सिक्के पर जो भी उत्कीर्ण होगा तो उस समय कौन सी भाषा यूज की जा रही है, क्या कुछ प्राकृत में लिखा हुआ है या संस्कृत में लिखा हुआ है, या फिर एक ऐसी भाषा जिसे पढ़ी नहीं जा सक रही है उस भाषा में लिखा हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो भी आप जो है उपकरण औजार देखोगे या सिक्के देखोगे उन पर जो भाषा उत्कीर्ण है उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो यानी अब आप उससे ये अंदाजा लगाओगे कि उस समय कैसी भाषा चलती थी। सिक्कों पर अगर किसी राजा रानी के जो चित्र अंकित है तो यानी उस समय किस राजा का शासन था ये चीज पता चल रही है, कौन सी लिपि चल रही थी ये चीज पता चल रही है, कौन सा मेटल था यूज किया जा रहा था उस समय, कितना लोग परिचित थे, यानी इसके आकार और आकृति से सिक्के के आकार और बनावट के आधार पर ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कितना लोगों को यानी कितना लोग इन सबसे परिचित थे। वो सिक्का ढाला कहा जा रहा था, क्या कोई ढलान वाला सिक्का यानी टकसाल से निर्मित हुआ सिक्का है, या फिर जो है किस वे में किस प्रोसेस के थ्रू इस सिक्के को ढाला गया होगा। यानी आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चंस ये एकदम वैसे ही नहीं सीबीआई जांच जैसे होती, वैसे ही एक चीज से एक पुरातात्विक स्रोत से जो है यहाँ पर वैज्ञानिक खोजकर्ता जो है भूगोलवेत्ता जो है वो कई सारी चीजें पॉइंट निकालते हैं। तो यानी ये जो हुई सिक्कों से जानकारी कई आधारों पर मिल सकती है, तो जिस आधार पर जो भी सिक्के मिले उससे वो जानकारी ली गई। ठीक है, तो यानी आप इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और शेष स्मारक सिक्के एवं मूर्तियां। अब मूर्तियों की बात आती है तो मूर्तियों में जैसे कुछ मूर्तियां मिली जैसे कि जैसे वैदिक कालीन सभ्यता आ गई, तो वैदिक कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे मातृ देवी और पशुपतिनाथ जी की जो मूर्ति मिली, तो इससे यानी ऐसी मूर्ति मिली या ऐसे जो है स्ट्रक्चर मिले मूर्ति टाइप में, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि इस समय कैसी मूर्तियां यानी किस देवता की पूजा की जाती थी, ये किस सभ्यता की है, कैसे किन देवताओं की पूजा की जाती थी, लोग किसे महत्व देते थे, उस समय जो है संस्कृति कैसे डेवलप हो रही थी, इन सब के बारे में जानकारी मूर्तियां सिक्के स्मारक आदि से मिल जाती है। यानी ये चीज कॉन्सेप्ट बताने का तरीका ये था कि मतलब आपको पता होना चाहिए एक चीज से कई सारे क्वेश्चन ड्राइव किए जा सकते हैं कि यानी जो है अगर क्वेश्चन जैसे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त सिक्कों से आप क्या क्या किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जानकारी मिल सकती है, तो आपके पास जब क्वेश्चन होंगे माइंड में कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं तभी आप किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत की बात की जाती है कि साहित्यिक स्रोतों से क्या क्या जानकारी मिलती है, तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भाग हैं, तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में, एक जो हो जाते हैं ग्रंथ, यानी कह सकते हैं कि एक जो हो जाते हैं कि जो है धार्मिक ग्रंथ और एक गैर धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ क्या हो जाते हैं, साहित्य क्या है, लिटरेचर क्या है, जो लिखा हुआ है, जो बुकें हैं पुस्तकें हैं उनसे हमें जो जानकारी मिल रही है वो लिटरेचर है, वो साहित्य है। अब उस साहित्य में यानी साहित्य से तो हमें जानकारी इतिहास की मिल ही रही है, इसके अलावा साहित्य को हमने दो पार्टों में बांटा, और दो पार्ट क्या है, दो पार्ट जैसे कि धार्मिक, कुछ धार्मिक ग्रंथ हो गए धार्मिक ग्रंथ और कुछ गैर धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, अब बात आती है कि धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ से आपको क्या जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं कि जैसे धार्मिक ग्रंथ जो है, धार्मिक ग्रंथ में क्या आएगा, तो धार्मिक ग्रंथ में जैसे कि आपको जानकारी किससे मिल रही है, ऋग्वैदिक की जानकारी कहाँ से मिल रही है, ऋग्वैदिक की जानकारी आपको वेदों से मिली। वेद क्या हो गए, एक इतिहास के स्रोत हो गए। कैसे स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोतों में आपने धार्मिक ग्रंथ हो गए, ये क्या है, किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या चीजें आएंगी, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, वेद हो गए। वेद किस लिए, वेद पुराण गीता, ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक धर्म को, हिंदू धर्म को या किसी स्पेसिफिक धर्म को जो है डिस्क्राइब कर रही है। कुरान हो गई, कुरान एक स्पेसिफिक संप्रदाय को डिनोट कर रही है कि मुस्लिम संप्रदाय के बारे में। यानी ग्रंथ तो है, धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ जो है यानी ये लिटरेचर है, साहित्यिक स्रोत
जानकारी मिली, लेकिन ये क्या, ये किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जो है धर्म को। तो यानी धार्मिक ग्रंथों में आप क्या देखेंगे, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इसके अलावा छंद वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें धार्मिक ग्रंथों में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो गैर धार्मिक ग्रंथ, अब आप सोचे, 2 मिनट पॉज करके सोच सकते हैं कि आपको अगर ये हो कि गैर धार्मिक ग्रंथों में आप क्या सर्च मिल रहे हैं, गैर धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो गैर धार्मिक ग्रंथ जैसे पतंजलि हो गई, पतंजलि द्वारा लिखित, ठीक है, जैसे पतंजलि। अब इन्होंने योग गुरु, योग जो है योग के गुरु क्या कहे जाते हैं, पतंजलि। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो महाभाष्य के रचयिता जो है योग गुरु पतंजलि जैसे। तो महाभाष्य हो गया, महाभाष्य। इसके अलावा जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो यानी पतंजलि, महाभाष्य और कालिदास द्वारा रचित जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा जैसे कई सारे राइटर्स आपने देखे होंगे, जैसे पंचतंत्र हो गया, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो गई। पंचतंत्र किसकी हो गई? विष्णु शर्मा। अब आप हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे और यहाँ पे भी। तो यानी ये इतिहास बताया जा रहा है कि साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर क्या है। तो पंचतंत्र हो गई ये विष्णु शर्मा की, विष्णु शर्मा, ठीक है। इस आधार पे आप कालिदास की कई सारी मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है विक्रमोर्वशीयम, तो यानी कई सारी बुकें ले सकते हो। ये सारी चीजें क्या है, ये क्या किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रही? नहीं। किसी स्पेसिफिक संप्रदाय के लिए? नहीं। किसी यानी किसी एक विशेष कास्ट, किसी धर्म, किसी जाति को रिप्रेजेंट कर रही? नहीं। ये सबके लिए है, सबके लिए हो गई। तो क्या हो गई? गैर धार्मिक हो गई। यानी कोई भी पढ़ सकता, कोई भी इस पतंजलि या महाभाष्य से किसी को भी योग के बारे में, या जैसे चरक हो गए, चिकित्सक के जनक जो है, चिकित्सा विज्ञान की मनोविज्ञान, चिकित्सा के जनक जो है वो चरक कहे जाते हैं। तो चिकित्सा में यानी यानी चिकित्सा के जनक जो है। तो यहाँ पर आप देखोगे पतंजलि, कालिदास, पंचतंत्र या विष्णु शर्मा द्वारा रचित। तो ये सारे राइटर क्या है, ये गैर धार्मिक चीजें हैं, गैर धार्मिक स्रोत हैं, जिनसे हमें इतिहास पता चल रहा उस समय का, कि उस समय कैसी जो है आयुर्वेद सिस्टम कैसा था। अब यानी अब आप चरक की, जैसे चरक ने आयुर्वेद संहिता जो है, या आयुर्वेद के बहुत बड़े जनक जो है चरक कहे जाते हैं। तो यानी इससे आप पता लगा सकते हो उस समय के जो है एक तरह से, यानी जड़ी बूटियों का कितना महत्व था, या किस लेवल की जो है यानी एक तरह से औषधि के बारे में लोग परिचित थे, और कैसे यानी जो है, यानी क्योंकि वहां पर उस समय तो डॉक्टरी, यानी जैसे आप प्राइवेट जो है डॉक्टर वगैरह ये देखते हो, तो उस समय तो थे नहीं। उस समय क्या होते थे, उस समय चिकित्सक होते थे। यानी उनसे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय किन किन दवाइयों से लोग परिचित थे, कैसे कैसे चिकित्सक होते थे, कितने विद्वान। तो यानी इनसे पता चलता है ये गैर धार्मिक जो है ग्रंथ है। अब कालिदास ने कोई भी चीज लिख दी, या कालिदास ने कोई श्लोक लिखा उस समय का, तो उन्होंने उस समय की दशा का वर्णन करते हुए कोई भी श्लोक, कोई भी उनसे निकल सकता है, लिख सकते हैं। तो यानी इससे भी कई सारी जानकारियां मिली कि उस समय भाषा क्या चलती थी। कालिदास जो है वो संस्कृत को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या संस्कृत भाषा के महत्व को बता रहे हैं। तो यानी इन सब के बारे में जानकारी, ये गैर धार्मिक ग्रंथ है और ये साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं विदेशियों से प्राप्त विवरण। अब विदेशियों से प्राप्त विवरण में आप देखेंगे कि विदेशियों से जैसे बात की जाती है कि जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, और यानी अभी आप सुनते जाए, कनेक्ट आप अभी करेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ने लगे और पाषाण काल, नव पाषाण काल नहीं परिचित हुए। अभी सब परिचित होंगे। अभी सिर्फ आप क्या समझ रहे हैं कि इतिहास मिल कहाँ से रहा। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे विदेशियों का विवरण। लेकिन अगर आप आज आपने ये क्लास मिस नहीं करी, तो शायद आपके माइंड में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी और बहुत पढ़ने के बाद आपको अच्छा फील होगा। तो अभी आप पेशेंस बना के सुनते रहें। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर बात की जा रही है विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों के विवरण से यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारी जो है बहुत सारे प्रसिद्ध विदेशी भारत में जो है यात्रा करने के दौरान आए, और भारत की संस्कृति, कल्चर से परिचित होकर के उन्होंने इसका बखान अपनी बुकों या अपने देश में जाकर किया, और उससे जो साक्ष्य मिले, जो स्रोत मिले, उसे हमने क्या कहा, विदेशियों से प्राप्त विवरण कहा। अब इन विदेशियों से प्राप्त विवरण में किसका नाम या किसका उल्लेख आता है? तो सबसे पहले ह्वेनसांग और हर्षवर्धन, बहुत नाम सुना होगा, क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग। और तो यहाँ पर बात करते हैं कौन से विदेशी जो आए, जो सबसे फेमस विदेशी रहे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ह्वेनसांग,
ह्वेनसांग के बारे में यानी तीसरा जो इधर हम लोग लिख देते हैं कि जैसे विदेशियों से विवरण। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ह्वेनसांग आए तो ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड पे आए, ह्वेनसांग हो गए या हर्षवर्धन हो गए, ठीक है। तो अगर बात की जाए जो है यानी कहा जाए कि फाहियान और जो है ह्वेनसांग, ठीक है। हर्षवर्धन तो अपने उत्तर भारत में शासन करते थे, राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं दो विदेशी, फाहियान और जो है ह्वेनसांग। फाहियान किसके टाइम पीरियड पे आए तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा बात की जाती है कि जैसे विदेशियों से प्राप्त विवरण है फाहियान ये क्या है, ये चीनी यात्री हैं, चीनी यात्री, ठीक है। अब जब फाहियान आए किसके टाइम पीरियड पे, यहाँ पर भारत में उस समय किसका शासन चल रहा था, तो फाहियान जब भारत आए तो इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन के समय फाहियान भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने कई वर्षों तक भारत में घूमा, भ्रमण किया और इसका उल्लेख उन्होंने अपने वहां जाकर के जो है बुकों में किया और लोगों को बताया। तो यानी इनसे जो जानकारी मिली उसको हम लोगों ने क्या कहा कि ये विदेशियों से कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, कुछ जानकारी मिल रही है भारत के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, फाहियान के बाद आते हैं जैसे ह्वेनसांग यानी कह सकते हैं किसके टाइम पीरियड पे आए तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए। ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड पे आए, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे। ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड पे, तो राजा कौन है इस समय, तो राजा है इस समय हर्षवर्धन। याद कैसे रखेंगे आप, तो हर्षवर्धन ह्वेनसांग, हा और हा प्रियोरिटी देंगे, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो यहाँ मॉडर्न डायनेस्टी चल रही चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पर ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन टाइम पीरियड पे। तो हर्षवर्धन जो है यानी हर्षवर्धन राजा है और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन सा चीनी यात्री या कौन सा जो विदेशी भारत की यात्रा पर आया, ऐसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा जो है विदेशी भारत में यात्रा पर आया, तो ह्वेनसांग या हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर आए ये लोग तो काफी समय तक के रुके, जैसे 15 से 16 साल तक की। और यहाँ पर इन्होंने जैसे ह्वेनसांग की बात की जाए तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो है और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया और भारत में कम से कम 15 वर्ष रहकर गए और 15 वर्ष तक की यानी 15 वर्ष भारत में रहे और भारत में रहकर इन्होंने शिक्षा भी अर्जित की। और किस विश्वविद्यालय से, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार वाले रीजन में, ठीक है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, बिहार वाले रीजन में। और इसके बाद आप जानते हैं इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ पर जो है कहा जाता है कि 10,000 पुस्तकें हुआ करती थी और बहुत बड़े बड़े जो हमारे जो जितने इतिहासकार हुए या कहते बहुत सारे इतिहास में जो बड़े बड़े लोग हुए वो इसी विद्यालय से शिक्षा अर्जित करके उन्होंने शिक्षा अर्जित की और काफी इसका इतिहास। और इसके बाद दुखदाई बात की यानी ये जो है ये विश्वविद्यालय वर्तमान समय में खत्म हो चुका है, यानी यहाँ पर इसकी सारी बुकें जो है वो जला दी गई। और उसके बाद यानी यहाँ पर इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय वो कहाँ पड़ता है, बिहार में। और दो नाम में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, अगर कहा जाए प्रथम विश्वविद्यालय तो प्रथम विश्वविद्यालय पाकिस्तान वाले तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान वाला जो रीजन में वो प्रथम विश्वविद्यालय। और ये नालंदा विश्वविद्यालय फेमस जो है बिहार का और यहाँ पर कई सारे जितने यानी भारत में जो प्रमुख लोग हुए काफी लोगों ने यहाँ से ही शिक्षा अर्जित की नालंदा विश्वविद्यालय। और ये जो विदेशी आया था ये भी इसी विद्यालय ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में इसने रहकर शिक्षा अर्जित की। और इसके अलावा यानी ये भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो ह्वेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसके अलावा इसने एक बुक लिखी है ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है सीयू की पुस्तक किसने लिखी है, ह्वेनसांग ने, सीयू की, ठीक है। तो सीयू की पुस्तक किसने लिखी है, ह्वेनसांग ने सीयू की पुस्तक लिखी है, ठीक है। फाहियान चीनी यात्री किसके टाइम पीरियड पे आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड के दौरान आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि विदेशियों में ही एक और रिहला नामक पुस्तक लिखी है और एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत या कहते हैं पुष्पभीत वंश। और पुष्पभीत वंश में जो है पुष्पभीत वंश के शासक हैं हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश। और ये कौन है, ये मौर्य डायनेस्टी चल रही है, मौर्य काल, ठीक है।
फिर उसके बाद बात की जाती है कि विदेशियों में से ही यानी अगर आपने देखा कि दो राइटर जैसे ये काफी जो है फेमस हो जाते हैं, पुष्पित वंश के शासक हो गए, और इसके अलावा जैसे गुप्त या मौर्य डायनेस्टी के शासन जो है चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे इस समय मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत जैसे था, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी कई सारी, दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था और आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत का अभी आप टाइम पीरियड जब पढ़ोगे, यानी जब पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कई साल जो है वो मुस्लिमों का शासन रहा, और 5 जो है एक तरह से 5 वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, तो यानी ये जो पढ़ोगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर रहता तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी वंश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यानी ये जो वंश पढ़ोगे ये सारे जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश बोले जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है कि यानी जो मध्यकालीन भारत आप पढ़ोगे तो मध्यकाल के समय भी यहाँ पर जो है कई प्रमुख जैसे आए, और उसमें से एक जो है प्रमुख जैसे रिहला उन्होंने पुस्तक लिखी है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भी जो है वो किसके टाइम पीरियड पर आए हैं, तो यानी कहा जाए मध्यकाल में कौन यात्री भारत की यात्रा पर आया, तो मध्यकाल के समय, शायद विजुअल होगा नीचे, तो मध्यकाल के समय या मध्ययुगीन भारत के समय या मध्यकाल के समय इब्न बतूता भी भारत की यात्रा पर आया, और इससे कई सारी जानकारियां जो मिलती हैं। और इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो रिहला पुस्तक किसने लिखी है, इब्न बतूता ने। और इन्होंने किसकी जानकारी दी है, यानी इब्न बतूता ने अपने रिहला पुस्तक में भारत के बारे में विवरण किया है, और काफी जो है सुंदर इसमें विवरण किया है इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक में, और इसकी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है, और ये भी एक तरह से विदेशियों से प्राप्त जो है जानकारी प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य अदा करता है। तो आई होप आपको ये चीज मिली, ये चीज पता चली कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो किन किन स्रोतों से आपको जानकारी मिल रही है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों से प्राप्त विवरण। विदेशियों से कौन कौन से प्रमुख आए हैं राइटर, या कहते हैं कौन प्रमुख से लोग यात्रा करने आए जिनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, हैंसान के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय या फाहियान के बारे में, और इब्न बतूता पुस्तक है रिहला, ठीक है। इतिहास के जनक या इतिहास के पिता हेरोडोटस को हिस्टोरिकल शब्द से निकला हुआ हिस्ट्री किस शब्द का है, कौन सी किस भाषा का शब्द है हिस्ट्री, ग्रीक वर्ड का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द। नेक्स्ट बात हम लोगों ने करी कि जो अभिलेख है उनमें सबसे पहले, यानी यहाँ पर जितना कुछ आपने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और अभिलेख जो है यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ने का जो काम किया है वो जेम्स प्रिंसेप ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, यानी तीनों स्रोतों से आपने समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो है, यानी ये तो स्रोत हो गए, अब आपने स्रोत प्राप्त कर लिए, यानी इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिल गई है, ठीक है। अब इस इतिहास में भी आप देखोगे कि ये जो इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है। हम लोग जो है यानी अपनी बुकों में जो है कैसे कैसे इतिहास पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अब मैं रफ कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, यानी अगर आप इतिहास को देखोगे तो इतिहास 3 भागों में मेजरली आपको डिवाइडेड मिलेगा, और इन 3 भागों में अगर आप देखोगे तो जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, यानी सारी कड़ियां अभी जुड़ जाएंगी, आप टेंशन ना लें इस चीज की। तो यहाँ पर बात की जाती है इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जो इतिहास है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग, तो सबसे पहले बात की जाती है कि जो इतिहास है वो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, ठीक है। यानी आप जो इतिहास पढ़ोगे उस इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ोगे, और वो 3 पार्ट जो है क्या पढ़ोगे 3 पार्टों में, तो 3 पार्ट जो होंगे उनमें से एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत, ठीक है। अब इस प्राचीन भारत को आप क्लास 6 एनसीईआरटी से कवर करोगे, क्लास 7 में मध्यकालीन भारत और क्लास 8 में जो है आधुनिक भारत के बारे में पढ़ोगे, ठीक है।
बात की जाती है कि यानी ये जो प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत है, तो ये जो प्राचीन भारत है, अब प्राचीन भारत सबसे वास्ट जो सबसे बड़ा है इन तीनों कालों में, इन तीनों कालों में सबसे बड़ा है प्राचीन भारत। इन तीनों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में सबसे बड़ा है प्राचीन भारत। और इस प्राचीन भारत को जब सबसे बड़ा है तो इसको फिर हमने तीन भागों में जो है इसके आगे एक्सेस किया और तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों में प्राचीन भारत कितने भागों में बटा है? तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो तीन भागों में एक हो गया पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, उसके बाद एक हो जाएगा मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और नेक्स्ट आप देखोगे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि यानी ये देखोगे कि प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, जैसे कि यहीं पर आप देखोगे कि हड़प्पन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, और इसके बाद जो है प्राचीन भारत में आप देखोगे कि जैसे जो भी वंश आप पढ़ोगे, पुष्पभीत वंश, और फिर उसके बाद यानी जितने वंश आप यहाँ पर पढ़ोगे, तो उसके बाद शक वंश, पुष्पभीत वंश, और उसके बाद यानी ये सारे वंश पढ़ने के बाद आप प्रवेश कर जाओगे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि प्राचीन भारत जो है वो काफी बड़ा है 6th क्लास एनसीईआरटी में। तो 6th क्लास एनसीईआरटी बेसिकली जो है काफी संक्षिप्त आपको मिलेगा, और पहले तो यानी थीमेटिक जब आपको जो है पूरा पार्ट कवर करेंगे आप हिस्ट्री का, तो सबसे पहले आप 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी कवर करने, जिससे आपको जब ये वर्ड जो है एग्जैक्ट जब आप पढ़ोगे आगे, यानी थीमेटिक बुक या कुछ अच्छी जो बुक हम लोग जो फिर से एक चीज जो क्लियर करेंगे हिस्ट्री को, तो वहां पर आप देखोगे इन शब्दों से आप परिचित होगे। तो यानी अगर जो है एनसीईआरटी पढ़ रखोगे तो इन शब्दों से जो एनसीईआरटी में आएंगे, इन शब्दों से आप परिचित हो चुके होंगे, तो आपको जो है टफ नहीं लगने वाला कोई चीज। तो यहाँ पर बात करते हैं पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की। ठीक, अब बात हो जाती है कि पुरापाषाण काल जो है, इनमें से सबसे बड़ा जो है वो पुरापाषाण काल है, और इनके बारे में कोई क्योंकि ऑथेंटिक जो है स्रोत तो मिला नहीं है, क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो पुरापाषाण काल सबसे बड़ा टाइम ड्यूरेशन में, और यानी कहा जाए 2 मिलियन से 10,000 ईसा पूर्व तक की जो घटना है वो कहाँ तक की है, वो पुरापाषाण काल के बारे में बताती है। या 10,000 कहीं पर 12,000 मिलता है, क्योंकि ये कहीं लिखा या जो एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं मिलते, तो आपको इनकी डेट्स में काफी वेरिएशन मिल जाता है, लेकिन जो काफी बुकों में या काफी जगह ऑथेंटिक आपको जो मिलेगा वो आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राचीन भारत में और इनके बारे में कि इतिहास में पुरापाषाण काल को हम फिर से मेजरली 3 भागों में बांटेंगे, और यानी एक तरह से जो पुरापाषाण काल है, पुरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राचीन भारत है, अब प्राचीन भारत जो है यानी इस समय लोग बात की जाए कि सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता थी, और सिर्फ ये ओवरव्यू है, समझते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि पाषाणकालीन सभ्यता लोग पत्थर से ही परिचित, और पत्थर से एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मार करके जो कह सकते हैं कि दबाव सल्त तकनीक वगैरह, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। तो यानी सल्त तकनीक के माध्यम से या एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जोड़ करके कई सारे औजार बनाना, और औजारों में भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे यानी हैंडएक्स उपकरण जो है, या जो है एक तरह से सूक्ष्म पत्थर जो है उनको काट करके, जैसे बाद में जो है जैसे तीर के जो है शेप में पत्थर बनाए जाने लगे, या पत्थरों को किया जाने लगा, काफी धारदार और नुकीला जो है पत्थरों को घिस घिस कर किया जाने लगा। यानी धीरे धीरे लोग उस पत्थर में भी वैरायटी के आधार पर चेंजमेंट करते गए, और यानी उसको एक तरह से मॉडिफाई करते गए पत्थर को। यानी सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे पुरापाषाण काल में, तो आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर, और लोग पत्थर से परिचित हो गए हैं, यानी दो पत्थरों के टकराने से या यहाँ पर आ गई या इसका आविष्कार हम लोग नहीं बताने जा रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पाषाण मतलब पत्थर होता है, और पत्थर मतलब यहाँ पर ये जो प्राचीन इरा है या प्राचीन भारत है, यहाँ पर पूरी तरह से आप पाषाणकालीन सभ्यता देखोगे। पाषाण मतलब पत्थर, और नवकालीन यानी जो है नवपाषाण युग आया, यहाँ पर लोग किससे परिचित हो गए, तो नवपाषाण युग में लोग कृषि से, आग के प्रयोग से परिचित कहाँ पर हो जाते हैं, नवपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में लोग पशुपालन से परिचित हो जाते हैं, पशुपालन से परिचित कहाँ पर होते हैं, मध्यपाषाण काल में।
और पुरा पाषाण काल में लोग किससे परिचित हो जाते हैं? तो पुरा पाषाण काल में लोग जैसे आग के बारे में आपकी जानकारी ठीक है, आपकी जानकारी किस काल में मिल जाती है? तो पुरा पाषाण। आग के प्रयोग की जानकारी, प्रयोग कैसे करना है कि मांस को पकाकर आग के द्वारा मांस को पकाया जा सकता है, जो कि पचने के लिए काफी यानी पका हुआ मांस जो है जल्दी पच जाएगा, लोगों के अंदर स्वादिष्ट लगेगा। प्रयोग कहाँ पर जान पाए हैं? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जब कृषि आ गई है, कृषि लोगों ने यानी जब चीजों को संरक्षित रखना स्टार्ट कर दिया है और लोग इससे परिचित हो गए, तो यहाँ पर कह दिया जाए कि प्राचीन भारत में सबसे जो एक तरह से कहा जाए कि पाषाण युगीन सभ्यता और पाषाण युगीन सभ्यता में प्राचीन को एक तरह से कहते हैं प्राचीन भारत को 3 भागों में ना बांट करके प्राचीन भारत को 3 भाग जो मेजर हैं ये पूरा पाषाण के भाग हो जाते हैं, पाषाण कालीन के। तो यानी यहाँ पर कहा जाए कि प्राचीन को 3 भागों में किस बेसिस पे बांटेंगे? तो ये 3 भाग है इसके, लेकिन इस प्राचीन को 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत को 3 भागों में, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, उसके बाद जैसे पुराऐतिहासिक, या फिर कहा जाए कि जो है प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक। तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटेंगे आप, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और फिर ऐतिहासिक। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर सिर्फ अभी मध्यकालीन और आधुनिक की कोई बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है प्राचीन। अब प्राचीन को 3 भागों में बांटोगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। फिर उसके बाद यानी कहने का तात्पर्य है इस प्रागैतिहासिक को आप 3 भागों में मेजरली फिर बांटेंगे, यानी कह सकते हैं यहाँ पर लोग डिवाइड कर सकते हैं कि इस प्रागैतिहासिक को मेजरली फिर 3 भागों में आपने बांटा, प्रागैतिहासिक काल को, और प्रागैतिहासिक काल को फिर 3 भागों में बांटा। यानी इन तीनों में प्राचीन भारत ने जो 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इनमें सबसे बड़ा है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक को फिर 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, इसका डिवीजन इधर आप दिखाएं पहले, इसका यानी जो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य कि अब आप यहाँ पर प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक पार्ट को, यहाँ पर ये तीनों डिवीजन किसके हैं? ये तीनों जो डिवीजन है, एक तरह से कह दें ये तीनों डिवीजन जो हैं वो किसके हैं? पुरा पाषाण काल के, पुरा पाषाण काल। ठीक है, यानी कह सकते हैं पुरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक एक है, प्रागैतिहासिक। आई होप आप समझ गए। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक साक्ष्य किसे कहेंगे? प्रागैतिहासिक साक्ष्य जो यानी जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, और यानी जो न लिखा जा सका न पढ़ा जा सका, और सिर्फ इसके स्रोत क्या है? पुरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक के स्रोत क्या है? तो प्रागैतिहासिक के स्रोत जो हैं वो कितने भागों में, या प्रागैतिहासिक स्रोत कितने भागों में है? तो प्रागैतिहासिक स्रोत कहाँ से जानकारी मिलेगी, इसके बारे में हमें जैसे कुछ बर्तन हो गए, कुछ जैसे हम लोगों ने जो स्रोत की बात की, या अभिलेख, या कहा जाए कि अवशेष की बात की, तो अवशेष हो गए, कुछ स्रोत हो गए, वहां से जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक की। और ऐसा इतिहास जिसे ना लिखा जा सका ना पढ़ा जा सका, और उसे हम लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, जो लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। कहा जाए कि प्रागैतिहासिक ना लिखा ना पढ़ा, ना लिखा गया है और ना पढ़ा। ठीक है, ये क्या है? लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, ये क्या है? लिखा गया है लेकिन ये पढ़ा नहीं गया। क्या? आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक पढ़ा भी गया और लिखा भी गया, पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आपने प्राचीन भारत को बांटा, और प्राचीन भारत को 3 भाग, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और
फिर उसके बाद ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक ना लिखा ना पढ़ा गया। जब लिखा और पढ़ा नहीं गया तो साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी जानकारी कहाँ से मिली? तो इसके लिए जानकारी कुछ खुदाई हुई और खुदाई के माध्यम से कुछ बर्तन मिल गए, कुछ औजार मिल गए, बर्तन, औजार, उपकरण, इनसे जानकारी मिली है प्रागैतिहासिक की। यानी अब जब लिखा पढ़ा नहीं गया, इसका मतलब हो गया कि जानकारी कहाँ से मिली? तो जानकारी मिली, जानकारी उस समय में कुछ बर्तन, औजार, उपकरण, उपकरण, ठीक है। यानी अब आप अच्छा अपने पास नोट करते जाएं कि यानी जानकारी कैसे मिली प्रागैतिहासिक की? तो बर्तन, औजार, उपकरण, इनके माध्यम से जानकारी मिली है प्रागैतिहासिक की, ठीक है। प्रागैतिहासिक को अगर दो भागों में तोड़ोगे तो अगर यहाँ पे देख रहे हो गा यानी व्यंजन संधि आती है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक को दो भागों में तोड़ोगे तो लिखोगे प्राक धन ऐतिहासिक। अगर मैं इधर नोट करूं कि प्रागैतिहासिक को दो भागों में तोड़ा जाए तो दो भागों में तोड़ेंगे तो आप क्या तोड़ सकते हैं? प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक मतलब प्राचीन, पुराना, और ऐसा इतिहास जो काफी पुराना है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि प्रागैतिहासिक क्या है? प्राक धन ऐतिहासिक दो भागों से मिलकर बना। प्राक ऐतिहासिक जिसके बारे में ना लिखित विवरण है, ना पढ़ा जा सका है, उसकी जानकारी बर्तन, औजार, उपकरण से मिल गई। आद्य ऐतिहासिक क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक जो लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसके अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है? तो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आएगी? तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हो गई। इसके अलावा जैसे जो है हड़प्पा सभ्यता बेसिकली किसके अंतर्गत आएगी? हड़प्पा सभ्यता को संधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा में आप देख रहे हैं ग्रिड प्रणाली प्रचलित है, पक्के ईंटों के मकान बने हुए हैं, लोग शहरी संस्कृति क्या है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? शहरी संस्कृति है, ठीक है। अब शहरी संस्कृति है, लोगों के जो मकान हैं काफी व्यवस्थित रूप में बने हुए हैं, नालियां समकोण पर काट रही हैं, जो नालियां हैं घर की जो नालियां हैं वो बंद है ऊपर से, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो मिल रही हैं, यहाँ पर कई सारे बंदरगाह वगैरह भी आप देखेंगे, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए फेमस है, पढ़ेंगे इन सब के बारे में। बेसिकली यहाँ पर ओवरव्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे लोगों से यानी कहा जाए इतिहास दोहराता है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने कहा कि कहा जाए कि अगर इतिहास दोहराता है तो ये तथ्य गलत नहीं होगा। कैसे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय या शहरी सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, लोग सारी चीजों से परिचित है, यानी लोगों को ज्ञान है कि जो है सड़कें किस वे में समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, नालियां काफी व्यवस्थित हैं, घर जो है पक्की ईंटों के बने हुए हैं। और इसके अलावा जो साक्ष्य के आधार पर पता चलता है कि जो ऊंचे घर बने हुए हैं ऊंचाई पर, यानी वो किसी जो है राजा महाराजा या टाइप के जो शासनकर्ता होंगे कि वो किलेबंदी कर सके, या ऊंचाई पर घर बने होने से कि वहां पर जो है नीचे रह रहे लोगों को देख सके कि कौन कहाँ से सेना आ रही है, तो वहां से ये जानकारी ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सारे लोग यानी पूरी शहरी सभ्यता व्याप्त है। और फिर आप देखते हैं कि कैसे टाइप का कहा जाता है काल या समय कैसे दोहराता है या समय चक्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से शहरी सभ्यता, लोग यहाँ पर एक तरह से वस्त्रों से भी परिचित हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति मिली हुई है वो ये फील होता है कि उसने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो ऐसा फील होता है कि वो किसी जो है कढ़ाई वाले वस्त्र वो मूर्ति पहने हुए, यानी अगर वो मूर्ति कढ़ाई वाले वस्त्र पहने हुए, इसका मतलब लोग इस शब्द से या इस चीज से परिचित होंगे, सूत वगैरह से। तो यानी यहाँ पर पूरी तरह से शहरी संस्कृति है। कब? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता यानी यहाँ पर आपको लिखित साक्ष्य जरूर मिलेंगे लेकिन पढ़े नहीं गए, यानी वो भाषा अरमाइक हो सकती है, या यानी इसके अलावा जैसे कि जो भी साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता के लिखित तो मिल गए लेकिन पढ़े नहीं जा सके, उन्हें हमने कहाँ पर डाल दिया? उन्हें हमने आद्य ऐतिहासिक में डाल दिया, ठीक है। बात की जाती है ऐतिहासिक, इतिहास जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। अब इतिहास की बात आ रही है कि जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक में हम लोग प्रागैतिहासिक के बारे में जानकारी लेंगे, ऐतिहासिक जो है आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या पढ़ेंगे? जो पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। कहने का तात्पर्य कि जैसे
जो है वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत गीता, इसके अलावा जितने भी मुगल शासन डायनेस्टी जो भी आती गई, अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, ये भी तो क्या है, ये भी तो बीता हुआ अतीत है, पिछला। लेकिन सारी चीजें लिपिबद्ध है, लिखी हुई है, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो, लोगों से जानकारी मिली, जो चीजें लिपिबद्ध की गई विद साक्ष्य प्रूफ है, तो हमने इसे कह दिया इतिहास। इतिहास किसे कहेंगे, ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जो पढ़ा भी गया और लिखा भी गया है। एग्जैक्ट जिसके बारे में जानकारी, जहां से तिथियों का एग्जैक्ट वर्णन मिल जाता है, वो इतिहास कहा जा रहा है। यानी यहाँ से हम लोगों ने पूरी तरह से ईस्वी, शब्द, सन सब कुछ ऑथेंटिक वे में परिचित हो गए और उसे हमने इतिहास कहा। ठीक है, अब बात आती है, यानी इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा, प्राचीन भारत को, या फिर कहते हैं इतिहास को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि एक तरह से इतिहास में या इन तीनों में सबसे पुराना प्राचीन भारत है, और प्राचीन भारत में आपने देखा कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पढ़ेंगे, इसमें प्राचीन भारत में। ठीक है, फिर बात आ जाती है जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक को फिर आपने 3 भागों में बांटकर पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि ना लिखे गए ना पढ़े गए, तो लोग परिचित किससे हुए, उस समय के औजार, उपकरण और बर्तन से, वहां पर जानकारी, साक्ष्य इकट्ठा की गए। ठीक है, अब उससे साक्ष्य इकट्ठा किए गए, तो इसके आधार पर इन्होंने इस काल को, सबसे बड़ा काल जो था वो प्रागैतिहासिक था, इस काल को फिर 3 मेजर पार्ट में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में आप देखोगे पाषाण मतलब पत्थर, यानी इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रागैतिहासिक में क्या है, पत्थर है। लोग सिर्फ पत्थर को जान रहे हैं, अभी उनको और कुछ चीज से मतलब नहीं, यानी पत्थर के द्वारा जानवरों को मारना, हंटिंग हो गया, शिकारी कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, पत्थर के द्वारा जो है जानवर को मार रहे हैं। इसके अलावा पत्थर से पत्थर की आग जलाना जान गए। इसके अलावा एक पत्थर से दूसरे पत्थर को चोट करके जो है नुकीला धारदार बनाना, उससे अपने जो है उपयोग की चीजों को सिल देना, जो है जो भी चीजें हैं, या जानवरों की खालों को सिलकर जो है उन्हीं पत्थर के औजारों से सिल करके पहनना। तो ये सारी चीजें सब कुछ बेस क्या है, पाषाण, पत्थर पर है। इसलिए हमने प्रागैतिहासिक को फिर 3 पार्टों में बांटा, पुरा पाषाण काल, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा काल है पुरा पाषाण काल, यानी पुरा, मध्य और नवपाषाण में पुरा पाषाण काल सबसे बड़ा, यानी यहाँ पर आप देखोगे फिर इस पुरा पाषाण काल को फिर बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि ठीक है, इसको तो बांटा ही जाएगा, लेकिन अभी जो प्रागैतिहासिक था, जो 3 भागों में बटा हुआ, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण था, उसमें हमने देखा कि जो पुरा पाषाण काल वाले थे, इनको आपकी जानकारी हो जाती है, आपकी जानकारी हो जाती है, यानी जानकारी हुई है, प्रयोग कहाँ पर जान पाए हैं, नवपाषाण काल में। कहा जाए कि पुरा पाषाण काल में लोग जो हैं, यहाँ पर पत्थर का काफी प्रयोग हो रहा है, हैंडल्स वगैरह उपकरण जो है यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बात की जाती है कि जैसे पुरा पाषाण जो है, या आपकी जानकारी जो है, यहाँ पर लोग जो है, जैसे आपने देखा था कि सबसे पहले मानव जो है वो बंदर के रूप में, या होमोसेपियंस जो है मानव जो है, वो सारे मानव वगैरह यानी कहाँ पर परिचित हो रहे हैं, कहाँ पर उनको आग की जानकारी वगैरह मिल रही है, मानव सबसे बुद्धिमान कहा गया है, तो कहाँ पर, तो यानी ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मनुष्य कहाँ फेस कर रहा है, ये सारी चीजें मनुष्य फेस कर रहा है इसी काल में, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में मनुष्य जो है काफी परिपक्व हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर आप देखोगे कि हाँ ठीक है, कि यानी यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे जो है टाइम पीरियड जो है, अब टाइम पीरियड में यहाँ पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, यहाँ पर अगर हमने इसके बारे में जानकारी ले ली, तो एक तरह से किस टाइम ड्यूरेशन की बात होगी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है तारीख या तिथियों का संकलन कैसे किया जाए, तो तिथियों के संकलन में आप देखोगे कि क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ लिखा साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो लिखा साक्ष्य नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब हो जाता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि पुरा पाषाण काल, तो कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन तक पुरा पाषाण काल रहता है, तो पुरा पाषाण काल जो है, यानी अगर कह दें आगे की तो बात हमें नहीं पता कि कितने टाइम ड्यूरेशन से, तो अननोन कह दें, अननोन, या फिर कहा जाता है कि 2 मिलियन से 10,000 बीसी या 8,000 बीसी तक की कहा जाए, तो वो पूरा पाषाण काल हो जाता है। अननोन टू एक तरह से कह दें, क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य है वो हंटिंग कर रहा, शिकारी कर रहा। सबसे पहले मनुष्य अगर पूछा जाए कि मनुष्य सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले मनुष्य संग्राहक है, मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर आज मालूम है मनुष्य है, वो सबसे पहले मनुष्य क्या किस रूप में आपने देखा, तो सबसे पहले मनुष्य को आपने संग्राहक के रूप में देखा, संग्राहक के रूप में, यानी सबसे पहले मनुष्य को शिकार करना भी नहीं आता था, पत्थर से भी नहीं परिचित था कि पत्थर से जानवरों को मारा जा सकता है,
तब वो जो चीजें मिल गई, कहीं पर कुछ भी खाते पीते या कुछ भी चीज मिल गई उसको उठाकर खा लिया। यानी उन्हें नहीं पता कि क्या चीज खानी चाहिए क्या चीज नहीं। हर चीज को खाने के लिए, पेट भरने के लिए वो संग्रह करें। तो पहले मनुष्य संग्राहक है और उसके बाद मनुष्य जो है वो हंटिंग, शिकार सीख जाता है जब वो पत्थर से परिचित हो जाता है और उसे लगता है कि पत्थर एक ऐसी चीज है जिसे मारा जाए तो उसे चोट लग जाएगी या गिर सकता है वो पक्षी, वो जानवर। तो यानी तब वो हंटिंग सीख जाता है, शिकार करना सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात की जाती है कि इतिहास में जो है डेट जानना। ठीक है, डेट जानना। अब पुरा पाषाण काल की बात है, तो पुरा पाषाण काल की बात है तो पुरा पाषाण काल किस सन तक चलता है या ईसा पूर्व, क्योंकि बीसी कहेंगे। अब बीसी का क्या जो है सिनेरियो है यहाँ पर ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात की जाती है कि पुरा पाषाण काल। ठीक है, अननोन जो है, अननोन टाइम पीरियड से कहा जाए कि 8000 बीसी तक की, 8000 बीसी या कहीं पर आपको 10,000 बीसी भी मिलेगा। 8000 बीसी जो है ये क्या है, जो है पुरा पाषाण काल। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से 4000 बीसी जो है वो क्या है, तो 4000 बीसी तक की ये जो है वो मध्य पाषाण काल आ जाता है। उसके बाद जैसे नव पाषाण काल। तो सबसे पहली बात कि जो पुरा पाषाण काल है यहाँ पर या कहीं कहीं मिलेगा 2 मिलियन से 10,000 बीसी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मोटा मोटा जो है काफी जगह आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर ऑथेंटिक स्रोत के रूप में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात की जाती है कि 4000 बीसी से कहा जाए कि नव पाषाण काल जो है वो 4000 बीसी, 4000 बीसी से 2500 बीसी या फिर कहीं कहीं मिलता है 2350 बीसी। जैसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कब से स्टार्ट हुई, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी। यानी कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो कब टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाती है। तो यहीं पर ये चीज 2500 बीसी कहीं पर मिलेगा, 2500 बीसी से 1750 बीसी या फिर कहीं पर मिलेगा 2350 से 1750 बीसी। ठीक है, ये चीज क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन। नोट करते जाएं, आपको जो भी चीजें नोट करने वाली लग रही है कंफ्यूज ना हो। ये प्राचीन भारत के 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्टों में से प्रागैतिहासिक के 3 पार्ट, इन 3 पार्टों में से पुरा पाषाण काल और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, इसके 3 पार्ट जो है यानी एक तरह से प्रागैतिहासिक के 3 पार्ट ये है और इन्हीं 3 पार्टों की जो जानकारी है वो ये दी गई है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे जो है सीधा मार करके या फिर इसका प्रागैतिहासिक नोट करके कि प्राचीन भारत का 3 भागों में बांटे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर प्रागैतिहासिक को फिर 3 भागों में बांटे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो पुरा पाषाण काल हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये सन और बीसी, ईसा पूर्व, ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाती है कि जो पुरा पाषाण काल हो गया। ठीक है, अब पुरा पाषाण काल है यानी यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर जो है दिख जाएगा आपको, यहाँ पर अगर बात की जाए कि बीसी और बीसी यानी बिफोर कॉमन इरा, बीसी को कहते हैं जो है एक तरह से कहते हैं बीसीई, या यहाँ पर एडी और बीसी, एडी और बीसी का क्या तात्पर्य है, तो एडी एन्नो डोमिना कहा जाता है और बीसी को बिफोर जो है बिफोर कॉमन इरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीसी यानी ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीसी क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी तिथियां चलती थी उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने ईसा पूर्व कहा, बीसी कहा, या फिर बिफोर कॉमन ईरा कहा या बीसी कहा। और इसके अलावा बाद में हम लोगों ने इसे क्या कहा, इसे हम लोगों ने एडी कहा, एन्नो डोमिना कहा। और फिर यानी जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम ड्यूरेशन को यानी बात की जाए कि टाइम ड्यूरेशन, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन आप देख रहे हैं बीसी या फिर उसके बाद ये जो है ईसा पूर्व या ईस्वी देखेंगे तो वो चीजें वो किसको दर्शाएंगी, तो ये चीजें हमें किस कैलेंडर से प्राप्त होती हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी वर्तमान समय में अगर 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी चल रही है, अगर आप बोर हो गए हो तो पॉज करके पानी वानी पी के फिर से बैठ सकते हैं। तो बात की जाती है कि ये जो है हमें समय जो है, तिथियां जो है वो अगर पता चल रही है, वो कहाँ से पता चल रही है, तो तिथियां जो है हमें पता चल रही है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पता चल रही है। अब ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसमें कैसे टाइम ड्यूरेशन या कहा जाए वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी का अर्थ है 2000, जैसे जो है 2020 चल रहा है तो इसको हम लोग 21वीं शताब्दी कह रहे हैं। ठीक है, बात की जाती है यानी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कैसे बटा हुआ है, तो टाइम ड्यूरेशन मान लिया यहाँ पर हो जाता है ईसा मसीह का जन्म, और ईसा मसीह का जन्म
मसीह का जन्म। और इस टाइम ड्यूरेशन को यानी 0 यहाँ पर रख दें। तो इसके पहले समय कैसे जाएगा, तो इसके पहले समय जो है यानी यहाँ पर कहेंगे 100, 200, 300, 400, देन यहाँ पर डॉट 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 10,000 BC। इधर क्या चल रहा है, ये BC चल रहा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC कहा जा रहा है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को AD कहा जाएगा। AD मतलब एन्नो डोमिना कहा जाएगा, और ईसा मसीह के जन्म को के बाद के समय को यहाँ पर ईसवी चलेगा, ईसवी, और यहाँ पर चलेगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इसीलिए एज अ लाइक एग्जाम्पल जैसे कहा जाए गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 583 BC हुआ और मृत्यु 483 BC। कहने का तात्पर्य है कि अब आप सोचोगे कि 483 यानी उल्टा, कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे जन्म 583 BC। BC कहने का मतलब है, अगर कहा जाए गौतम बुद्ध का जन्म 583 BC, 583 BC, और मृत्यु 483 BC हुई। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के 483 वर्ष पहले मृत्यु हो जाती है बुद्ध की, और ईसा मसीह के 583 वर्ष पहले जन्म होता है बुद्ध का। तो यानी ईसा पूर्व है वो उल्टा चलेगा, 100 200 इधर से, और ये जो है इधर ये 100 200 ये इधर चलेगा, ये जैसे हम लोग आज के समय पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये ईसवी चलने लगेगा, ईसवी यानी छोटे से बड़े की ओर, यानी 100 200 फिर 300, यानी 21वीं शताब्दी के बाद ही 22वीं शताब्दी आएगी। लेकिन जो है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट BC जो है या ईसा पूर्व जो है वहां पर उल्टा टाइम ड्यूरेशन चलेगा। पहले आपका पहले जो है 583 पड़ेगा, बाद में आपको 483 पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए कि BC और जो है ईसवी किसे कहा जा रहा है, यानी ईसा पूर्व क्या है, तो जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जा रहा है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को या तिथियों को जो बांटा गया वो ईसवी में बांटा गया। तो ईसवी में बांटा गया, तो यहाँ पर ये चीजें क्या है, ये चीजें हैं ईसा मसीह के कई मिलियन वर्ष पहले या कई हजार साल पहले। तो कई हजार साल पहले ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें हैं, घटनाएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको हमने BC कहा। अब BC में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि पूरा पाषाण काल जो है वो 8000 BC तक है, और 8000 से 4000 BC जो माना गया है वो मध्य पाषाण काल, एंड नव पाषाण काल जो है वो 4000 BC से 2500 BC माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो पूरा पाषाण काल है। तो पूरा पाषाण काल को एक तरह से 2 भागों में बांटा जाता है। ताम्र युग जैसे कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता। तो ताम्रयुगीन या ताम्र से लोग जो है कहाँ पर परिचित हुए हैं, तो ताम्र से लोग जो है पाषाण काल में ही परिचित हुए। तो एक तरह से कहा जाए कि प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया जाए, और ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है, और इसके अलावा जैसे वैसे या फिर कहा जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी हम लोग जो है प्राचीन भारत में यहाँ पर देख रहे हैं, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी इसमें आप देखोगे कि अब इसको जो है यानी कहा जाए कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल जो 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था पाषाण काल, यानी कह दिया जाए ये पाषाण काल हो गया, पाषाण काल, और दूसरा हो जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन या ताम्रयुग या ताम्रकाल, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य प्राचीन भारत और प्राचीन यानी इतिहास ब्रॉड, एक बार रिवीजन करें मेरे साथ कि इतिहास जो है वो 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। फिर प्राचीन भारत जो है वो मेजर फिर 3 पार्ट में बटा हुआ है। प्राचीन भारत को हम कैसे अपने इतिहास में बुकों में पढ़ रहे हैं, वो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक जो है यानी 3 भागों में कौन, इतिहास यानी 3 भागों में प्राचीन भारत, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल है, प्राक धन ऐतिहासिक काल जो है प्रागैतिहासिक काल, वो फिर 2 पार्टों में बटा हुआ है, पाषाण युगीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता। पाषाण युगीन सभ्यता जो है पाषाण युगीन या पाषाण काल या पाषाण युगीन सभ्यता जो है वो 3 पार्ट में बटी हुई है, और 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पाषाण कालीन सभ्यता किस भागों में, 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, ठीक है। तीनों का टाइम ड्यूरेशन
पुरापाषाण काल जो है अननोन से 8000 बीसी, और मध्य पाषाण काल जो है 8000 से 4000 बीसी, और नवपाषाण काल जो है 4000 बीसी से 2500 बीसी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग, यानी ये जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल, ये इसमें एक पार्ट हुआ पाषाण काल का। पाषाण काल 3 पार्टों में बटा हुआ। दूसरा है ताम्रयुगीन सभ्यता, किसको पाषाणकालीन सभ्यता को या प्रागैतिहासिक काल को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता यानी इस समय के लोग तांबे से परिचित हो जाते हैं, ताम्र से परिचित हो जाते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता जो है कितने से कितने बीसी की है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाए तो 3000 से 2000 बीसी की जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। आप अपने पास क्लियर ग्राफ बना सकते हैं। तो 3000 से 2000 बीसी का जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। प्रागैतिहासिक के 2 पार्ट कौन से, पाषाण काल और ताम्रयुग। पाषाण को 3 पार्ट में, और ताम्रयुगीन सभ्यता जो है वो 3000 से 2000 बीसी। ठीक है, इस तरह से ये खत्म होता है एक तरह से प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर जो है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये ईसा पूर्व, ये मिटा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट बात जो करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं आद्यऐतिहासिक की। अब आद्यऐतिहासिक को आपने देखा, यानी ये चीज प्रागैतिहासिक की तरफ कर दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आद्यऐतिहासिक है, आद्यऐतिहासिक जो है यानी जो लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता कितने से कितने टाइम पीरियड की, 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, उसके बाद यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद आप क्या देखोगे, वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता में आप पहले देखोगे ऋग्वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद धीरे धीरे समय बीता गया और ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आई है। तो अगर पूछा जाए कि आर्य भारत में कब आए, तो हड़प्पा के बाद आए। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। और हड़प्पा के बाद हमारे भारत में प्रवेश करते हैं आर्य लोग। आर्य लोग किधर से भारत में आए हैं, तो पंजाब वाला जो एरिया है, यानी यहाँ पर जो उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम एरिया से यहाँ पर जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ से आर्य लोग प्रवेश करते हैं या आर्य लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आर्य लोग हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बाद आए हैं। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। नोटिस करें ये पॉइंट कि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो इससे पहले वाली सभ्यता थी वो शहरी कह दें या जो है नगरी सभ्यता थी, शहरी या नगरी सभ्यता। कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन की, 2500 बीसी से 1750 बीसी कहीं मिलता है, और कहीं 2350 से 1750 बीसी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद ये क्या, किसको हम लोग बांट रहे हैं, आद्यऐतिहासिक। आद्यऐतिहासिक में पहले हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, अब वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो कितने से कितने बीसी की है, तो वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो वैदिक कालीन सभ्यता, यहाँ पर आपने देखा 1750 बीसी, लेकिन वैदिक कालीन आप जब सभ्यता देखोगे तो 1500 बीसी से 600 बीसी। अब आप सोचोगे कि सारा टाइम ड्यूरेशन तो आपने देख लिया कि अननोन से 8000 बीसी, 8000 से 4000 बीसी, 4000 से 2500 बीसी, और यहीं पर आपने देखा कि 3000 से 2000 बीसी जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता रही है। उसके बाद आपने इस टाइम ड्यूरेशन के बाद जस्ट देखा हड़प्पा सभ्यता आ गई, जो कि आद्यऐतिहासिक का टाइम पीरियड है। और आद्यऐतिहासिक जो है वो 2500 बीसी से 1750, जहां से छोड़ कर गए थे आप वहीं से, तो 2500 बीसी से 1750 बीसी जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट आपने देखा कि 1750 यानी यहाँ पर जो 250 हुए, 250 वर्ष ये क्या हुए, तो 250 वर्षों का कुछ भी लिखित साक्ष्य या कोई भी ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिला है इन 250 वर्षों का। तो कह सकते हैं इन 250 वर्षों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1750 तक तो पता चलता है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है ऑथेंटिक स्रोत जो है इन रूपों में ये कहा जाता है कि इन 250 वर्षों में ये हड़प्पा सभ्यता, ये जो शहरी सभ्यता विद्यमान थी ये खत्म भी तो हुई होगी, यानी एक सभ्यता जो है नष्ट भी तो हुई होगी। तो ऐसा माना गया कि उस समय बाढ़ आ गई और ये जो पूरी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो है बाढ़ में बह करके समाप्त हो गया वहां के लोगों का जीवन काल, और फिर से लोगों ने एक तरह से ग्रामीण जन कबीला वगैरह स्टार्ट हुआ और जन कबीला विश्व वगैरह। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है, और ये शहरी सभ्यता यानी ये कहा जाता है कि 250 वर्षों का जो भी कुछ भी पता नहीं मिलता है, कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस समय बाढ़ वगैरह आई तो ये पूरी संस्कृति, पूरा उस समय का
सारे लोग बह गए और ये पूरी संस्कृति कल्चर पूरी तरह से खत्म हो गया। और लेकिन कहा जाता है कि यानी अगर ये पूरे कल्चर या पूरी संस्कृति जो है बह गई या दब गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई, तो यानी इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहाँ से पता चला था? तो बेसिकली बात ये थी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब है एक ट्रेन जो है, ट्रेन के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था, और उस रेलवे प्लेटफॉर्म को बनाते समय, एनसीईआरटी में मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज, तो रेलवे प्लेटफॉर्म को बनाते समय जो है जमीन के नीचे कई सारी ईंटें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। जो मजदूर थे उन्होंने सोचा, यानी अंग्रेजों के टाइम से जो है ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो ईंटें हैं इसका लाभ रेलवे लाइन बिछाने में यूज करने। उन्होंने उसके बहुत सारी ईंटों को निकाल करके रेलवे लाइन में बिछा दिया, और वो सारी ईंटें किस एक सभ्यता, एक संस्कृति को बता रही थी, वो थी हड़प्पन सभ्यता। इसके बारे में मोहनजोदड़ो, यानी इनके बारे में जो है राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, दो हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख जो है, यानी कहा जाए इनके बारे में जो खोज की, या जो वैज्ञानिकों ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा या बताया इसके बारे में कि ये इतने पुराने साक्ष्य हैं और इन साक्ष्यों को नष्ट नहीं होना चाहिए, ये एक अलग कल्चर, एक अलग संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो इन्होंने इसके बारे में पूरा पता लगाया, राखालदास बनर्जी, और जो भी यानी इस हड़प्पन जो खुदाई निकली, और खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि ये सारी चीजें कितनी पुरानी हैं और किस टाइम ड्यूरेशन की हैं। तो उस आधार पर इस संस्कृति का पता चला, जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता या सैन्य सभ्यता कहा गया, कि यहाँ पर एक पूरा नगर बसा हुआ है, स्नानागार वगैरह मिले, सारे साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर इस आधार पर जो है एक तरह से हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। और बहुत फेमस राइटर, यानी आपने दो राइटर जैसे मैंने बोला, इसके बारे में भी आप देखेंगे, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। और इसके अलावा रावी नदी के किनारे जो हड़प्पन सभ्यता है स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कई सारे हड़प्पा सभ्यता में कई सारे जैसे बंदरगाह, लोथल वगैरह से परिचित होंगे शब्द, कालीबंगा से परिचित होंगे, तो वो हम लोग एनसीईआरटी के दौरान कवर करते जाएंगे। जो मुझे लगेगा कि ये चीज जो है विद मैप पर लाइव बता देनी चाहिए, वो मैं हम लोग जो है बोर्ड पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा, ठीक है। अब बात हो गई कि 1750 बीसी तक की ये हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद का टाइम पीरियड वैदिक कालीन सभ्यता, और इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता बोला जाता है। ग्रामीण सभ्यता यानी यहाँ पर आप देखेंगे वैदिक कालीन सभ्यता जो है वो 1500 बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी तक की है। यहाँ पर जो है वैदिक कालीन में पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता आ जाती है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक की, ठीक है। और 250 वर्षों का कुछ भी पता नहीं चला, ये अनुमान लगाया जाता है इस टाइम ड्यूरेशन में ये सभ्यता जो नष्ट हुई है, और ये सभ्यता यानी इस इतने वर्षों में ये सभ्यता जो है पूरी तरह से नष्ट हुई हो गई, और इसके बाद धीरे धीरे ये सभ्यता आई है वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर आर्य लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, गायों को प्रमुख धन माना जाता है, गाय सबसे प्रमुख हो जाती है, सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप पूरा एक कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है। यानी ये जो बात हो जाती है वैदिक कालीन सभ्यता तक, टाइम ड्यूरेशन 600 बीसी तक, अभी तक की आपको पूरी ऑथेंटिक जो है पूरी डेटें मिलती जा रही। उसके बाद बात आ जाती है इतिहास, ठीक है। अब ऐतिहासिक की बात आई, यानी जो पढ़ा भी गया और लिखा भी गया, यानी इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद जो चीजें हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो चीजें हैं, या आप कहते हैं जो है वेद पुराण, इनके बाद जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से ऐतिहासिक में आ गई। जो इतिहास उपलब्ध है, एक तरह से कहा जाए कि जैसे रामायण महाभारत, ये सारी चीजें लिखी भी हुई है, पढ़ी भी गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भी एक तरह से इतिहास मिलता है वो ऐतिहासिक काल में आ जाता है। और इस ऐतिहासिक काल में, इस वैदिक कालीन सभ्यता के बाद, वैदिक कालीन सभ्यता के बाद जो इतिहास है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 600 बीसी से 712 एडी, एडी मतलब समझ गए होंगे, एनो डोमिनी, जो है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो है जो टाइम ड्यूरेशन है उसे 712 एडी यानी ईसवी हो गया। ये क्या था, बीसी जो है ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले और ईसा मसीह के जन्म के 712 वर्ष तक की जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम लोगों ने क्या कहा, 712 एडी तक की। ये बात किसकी है, ये इतिहास में किसकी बात है, प्राचीन भारत की। कंफ्यूज मत हो, अभी मध्यकालीन भारत की बात नहीं हुई। मध्यकालीन भारत का 712 में ही आया है, जो है मध्यकालीन भारत दारासिकों के समय में। और कौन आता है, जैसे कि बात की जाती है तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह, ये तुगलक वंश खिलजी वंश, तो अभी मध्यकालीन भारत की बात नहीं हुई है, अभी मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर बात की जा रही प्राचीन भारत। अभी आपने पूरा जो देखा वो प्राचीन भारत देखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन भारत जो है वो कहाँ से 600 बीसी से 712 एडी तक की क्या पढ़ोगे आप, प्राचीन भारत पढ़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन भारत की।
तो यहाँ पर 712 एडी में यहाँ पर भारत में कई सारे विदेशी जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन विदेशों में आप देखेंगे कि जो भारत का स्ट्रक्चर है, भारत का स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देखेंगे सारे विदेशी जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। और भारत के स्ट्रक्चर में भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उप महाद्वीप की संज्ञा इसलिए कहा जाता है भारत को, क्योंकि जो भारत का स्ट्रक्चर है वहां पर आप नीचे साइड में देखोगे कि अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, यानी दक्षिण का पूरा इलाका आप देख रहे हैं सागरी जो है सागरी भूमि से या सागरी जो जलधारा से ढका हुआ है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो एक तरह से यहाँ पर पूरा समुद्री इलाका है और यानी एक तरह से भारत की प्रोटेक्शन की दृष्टि से काफी सुरक्षित स्थान है भारत के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ऊपर तो यहाँ पर हिमालय वगैरह है जो कि एक खुद प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है। उसके बाद यानी यहाँ पर कहीं से भी भारत में आने जाने का जो है रास्ता, सबसे सुलभ रास्ता एक ही था, वो भी पंजाब साइड वाला। तो पंजाब साइड वाला जो रास्ता है यानी यहाँ पर पंजाब साइड में सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा रही है। तो सिंधु नदी और सिंधु की जो है सहायक नदियां 6, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। तो ये पंजाब के पास यहाँ पर रीजन, और इस सिंधु वाले रीजन में ही सबसे पहले जो है भारत में विदेशियों का आगमन स्टार्ट होता है और विदेशी भारत में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ तक ही तो पूरा प्राचीन भारत था। उसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारत। नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यानी अभी आपको पूरी टाइम ड्यूरेशन तिथियों का आकलन पूरी तरह से है। तो यहाँ पर 712 ईस्वी तक की आपने बात समझ ली। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन की बात करने जा रहे हैं, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाती है मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत की। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है मध्यकालीन भारत, देन आधुनिक भारत। तो यानी जो अभी हम लोगों ने प्राचीन भारत में देखा वो सारी चीजें आप कहाँ देखने वाले, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता और जो है यानी वैदिक वगैरह सभ्यता जो है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी में। नेक्स्ट आप देखेंगे आधुनिक भारत, ये इधर ये क्लास 8 में देखेंगे। ये बात की जा रही है मध्यकालीन भारत जो कि क्लास 7 में देखेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भारत का स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा, तो भारत के स्ट्रक्चर में मैंने एक फिगर जो है ड्रा कर देती हूँ। यानी यहाँ पर आप देखोगे ये एक रफ फिगर है, मैं ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बताने का जो है तरीका यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर खाली बताने का ये तरीका है कि ये जो भारत के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पर नीचे साइड क्या है, यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर है, ये क्या है, ये अरब सागर है, ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ये नीचे क्या है, हिंद महासागर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूर्वोत्तर साइड सारा कुछ ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय वगैरह, पर्वत वगैरह, तो यहाँ पर काफी पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात की जाती है, यानी यहाँ तो पूरा प्रहरी का काम कर रहा, यहाँ पर पूरा जल भरा हुआ समुद्री इलाका है। तो भारत हर जगह से क्या है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। लेकिन बात की जाए कि इस वाले रीजन से, तो इस वाले रीजन से जो एक तरह से क्या कहा जाए, अगर इस भारत को 4 भागों में बांट दिया जाए तो ये क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो यानी कहा जाए कि इस उत्तर पश्चिम वाला रीजन जो है, इस उत्तर पश्चिम वाले रीजन से ये क्या हो जाता है, ये पूरा भारत जो है वो भाग है दक्षिण एशिया का।
भाग किसका है? दक्षिण एशिया का भाग है। तो दक्षिण एशिया का जो भाग है यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले जो लोग आएंगे वो एशिया के दक्षिणी भाग से ही, इधर जो यूएई वाला इलाका है, ईरान इराक वाला इलाका है, ग्रीस एथेंस वाला इलाका है, यानी यहाँ से लोग जो है भारत में प्रवेश करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कहा जाए कि क्योंकि आपने देखा 712 एडी, तो 712 एडी में जो है 712 एडी से इतिहास आपका खत्म हो जाता है, यानी प्राचीन भारत इतिहास। और उसके बाद 712 एडी से सबसे पहले जो मुस्लिम है वो भारत में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्योंकि आपने देखा कि भारत की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो इस तरह से बनाई थी कि यहाँ पर और अन्य किसी जगह से जो है वो नहीं आ सकते थे जो है विदेशी वगैरह। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी यहाँ पर पंजाब वाले रीजन से, सेंट्रल वाले रीजन से। और यहाँ पर ये प्रमुख नदी बहती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है एक तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंधु नदी जो है, और इस सिंधु नदी में कई सारी नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये जो नदियां हैं यहाँ पर आप देखेंगे सतलज, ये सारी नदियां सिंधु में आकर के अपना जन्म मिला रही हैं आकर के। तो ये जो सिंधु है ये क्या थी? सिंधु नदी थी। ये क्या थी? सिंधु नदी थी। लेकिन जो है कहा जाए कि सबसे पहले जो विदेशी आए, तो किस देश के विदेशी हमारे भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने आए? तो काफी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला विदेशी जो आए वो ईरानी थे, यानी कहा जाए कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? किस विदेशी ने आक्रमण किया? तो सबसे पहले ईरानी या पर्शियन या फिर फारसी लोगों ने आक्रमण किया। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? भारत पर सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया? किस विदेशी ने आक्रमण किया? ठीक है, तो सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया? तो ये है ईरानियों ने या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता था? पर्शियन या फिर फारस के लोगों ने। ठीक है, तो ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। और ये जो ईरानी थे, इन ईरानियों ने यानी इन्होंने, ये ईरान कहाँ से आए थे? दक्षिण एशिया का जो पार्ट ईरान वाला, वहां से ये ईरानी आए। तो सबसे पहले भारत में कौन से लोग आए या कौन से विदेशी आए? तो सबसे पहले भारत में जो आए तो वो ईरानी विदेशी आए। और ये जो ईरानी थे ये जो प्रोनाउंसिएशन करते थे, इनके प्रोनाउंसिएशन में जो है ये जो सिंधु नदी को पार करते हुए आए थे, लेकिन ये सा नहीं बोल पाते थे। प्रोनाउंसिएशन में ये सा नहीं बोल पाते थे। तो इन्होंने जो बखान किया, इन्होंने क्या बखान किया? यहाँ पर भारत आए, और ये भारत से आने के बाद यानी अपने यहाँ देश में जब लौट के गए, तो जब भारत का इन्होंने बखान किया कि एक जो काफी अच्छा देश है, और वो इन्होंने क्या बताया, वो एक नदी है, उस नदी के पार एक काफी यानी एक देश है, वो काफी सोने की चिड़िया बोला जाता था चूंकि भारत। तो इन्होंने बताया, इसका बखान किया काफी अच्छा। तो इसका जब बखान किया भारत का, तो इन्होंने बताया कि ये जो सिचुएशन, ये जो स्थान है वो कहाँ है? वो इंदु नदी के जो है पार में है। अब इंदु नदी को इन्होंने क्या बताया? इंदु नदी के पार में है। यानी इनका कथन क्या था? इनका कथन था कि जो भी स्थान है ये क्या है? इंदु नदी। इन्होंने इसको क्या कहा? इंदु नदी कहा। अब इंदु नदी कहा क्योंकि ये सा जो है प्रोनाउंसिएशन फारस में जो है उच्चारण नहीं कर पाते, तो सा की जगह इन्होंने हा या इंदु कहा। अब हिंदू जो है वो मॉडिफाई होकर के हिंदू बन गया। अब ये हिंदू जो है वो मॉडिफाई करके क्या हो गया? हिंदू बना। और हिंदू से यहाँ के रहने वाले लोगों को या इसको क्या कहा गया? हिंदू को ही हिंदुस्तान, यानी हिंदू से बना है हिंदुस्तान। और हिंदू आया था हिंदू से। हिंदू किस लिए? क्योंकि ये सा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, हिंदू नदी। तो इस तरह से हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा, जैसे आप कहते हैं ईरानियों ने या ईरानियों ने इसे किस नाम से जाना? भारत या इंडिया। तो ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान के नाम से जाना। ठीक है, अब आपने देखा कि भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारत के बाद जो मध्यकालीन भारत जो स्टार्ट हो रहा, विदेशियों का आक्रमण या विदेशी जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात की जाती है कि 712 ईस्वी की बात है, और सिंधु नदी को पार करके जो सबसे पहला कहा जाए, सबसे पहला मुस्लिम भारत में जो प्रवेश करता है, तो सबसे पहला जो किस स्थान से आएगा? तो हजरत मोहम्मद साहब, सऊदी अरब। तो इसी समय यानी ये तो भारत की सिचुएशन चल रही थी, यहाँ पर जो है एक तरह से भारत में लोग प्रवेश करना स्टार्ट कर देते हैं और विदेशी आना स्टार्ट हो जाते हैं, ईरान के लोग। इसी समय जो है अगर कहा जाए विश्व स्तर पर क्या बात चल रही थी, तो इसे यानी एक तरह से वैश्विक स्तर पर, यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सऊदी अरेबिया देश, यूएई, यहाँ पर आप देखेंगे यूएई कॉन्टिनेंट है, दक्षिण एशिया का पार्ट।
और यूएई सऊदी अरेबिया वाला पार्ट तो एशिया का ही, एशिया कॉन्टिनेंट का ही भाग है। तो यूएई सऊदी अरब में एक महान जो है पैगंबर जन्म लेते हैं, एक महान जो है विचारक जन्म लेते हैं, और महान जो है एक तरह के हैं महान व्यक्तित्व के धनी, महान व्यक्तित्व के धनी और हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब कहाँ पर जन्म लेते हैं? यूएई में जन्म लेते हैं हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब जन्म लेते हैं और यहाँ से आप देखें हजरत मोहम्मद साहब जिनका जन्म हुआ मक्का में और मृत्यु भी हुई मदीना में। मक्का और मदीना ये जो दो स्थान है ये कहाँ है? बेसिकली तो यूएई में ही है। कहा जाए यूएई जो सऊदी अरब है, यूएई को संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है, यूएई कहा जाता है, ठीक है। तो यानी यूएई में ही जो है हजरत मोहम्मद साहब महापुरुष, और जन्म हुआ मक्का में, मृत्यु हुई मदीना में। तो यानी कहा जाए हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ मक्का में और मृत्यु हुई मदीना में। तो मुस्लिमों के बारे में एक चीज बहुत प्रचलित है कि यानी जो सच्चा मुसलमान होता है, कहा जाता है 5 बार नमाज अदा करता है और एक बार अपने जीवन काल में एक बार जो है इन दोनों स्थानों में से यानी किसी न किसी स्थान की यात्रा जरूर करता है, मक्का या मदीना में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हजरत मोहम्मद साहब जो है पैगंबर, और इन्हीं से इसी टाइम ड्यूरेशन में एक अलग जो धर्म उदय हुआ या एक अलग संप्रदाय या अलग धर्म उदय हुआ, इस्लाम का उदय एक अलग जो है एक अभी तक के लोग सिर्फ हिंदुस्तान इन शब्दों से परिचित थे, या जो है एक तरह से कहते हैं कि हिंदू लोगों से परिचित था। लेकिन यहीं पर आप देख रहे हैं एडी चलने लगा, यानी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन क्या मध्यकालीन में 712 ईस्वी से चल रहा है, एडी से स्टार्ट हुआ। इतिहास कहाँ से खत्म हुआ? प्राचीन भारत खत्म हुआ 600 बीसी से 712 एडी पर खत्म हुआ। एडी मतलब ईस्वी, तो ईस्वी की ही बात चल रही 712 ईस्वी की। तो इस टाइम ड्यूरेशन में यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हो जाता है छठी शताब्दी में, और 7वीं शताब्दी में एक तरह से इन्होंने एक नए संप्रदाय या एक नए संप्रदाय का जो जन्म होता है, और उस धर्म का क्या नाम होता है? इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? हजरत मोहम्मद साहब ने किया, और जन्म मक्का मदीना में इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है, ठीक है। अब इस्लाम धर्म का उदय इनके जो है इन व्यक्तित्व के जो है इनके नाम पर या हजरत मोहम्मद साहब के नाम पर हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि अब जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कोई भी धर्म जब उदय होता है उसका सबसे पहली प्रायोरिटी होती है प्रचार करना। अब प्रचार करना यानी देश विदेश में हर जगह जो है लोग भेजे गए, कहाँ किस चीज के लिए? इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए। अब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए हर देशों में कई जगह यानी पूरे जो है विश्व में लोग भेजे गए, और विश्व में यानी अभी जैसे करंट में आपने देखा था कि धर्म के प्रचार करने के लिए जो कोरोना में लोग यानी करंट में न्यूज आपने देखी थी कि कई सारे लोग जो है विदेशियों से आए थे, विदेशों से, और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तो काफी जगह जो फैल गया था कोरोना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी धर्म के प्रचार या उसको बढ़ाने के लिए लोग जो है कई देशों में यात्रा करते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उन्हीं में से प्रचार प्रसार करते हुए भारत में भी कुछ लोग आ रहे थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। किसके लिए? इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। अब भारत में प्रवेश करते हैं इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी अब इसी तरह से यहाँ पर मुस्लिम का आगमन होगा स्टार्ट। तो 712 एडी में कहा जाए कि सबसे पहले जो है भारत में, अब क्योंकि पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था, फैल रहा था, एक तरह से 712 एडी में हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में पहला मुस्लिम आक्रमण हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जैसे मुस्लिम आना स्टार्ट हो जाते हैं भारत में, तो सबसे पहले 712 एडी में मुस्लिम का आक्रमण हो जाता है, और प्राचीन भारत में एक तरह से प्राचीन भारत समाप्त हो रहा है। और 712 ईस्वी में कहें, एडी में कहें, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, और यहीं से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है, यानी मुगलों का शासन। एक तरह से कहते हैं मुगलों का शासन। आप मुगल में तो पढ़ेंगे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। यहाँ पर मुस्लिम एक तरह से मुस्लिमों का राज एक तरह से स्टार्ट हुआ। तो 712 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर यानी प्राचीन समाप्त हो गया, मध्यकालीन स्टार्ट में। 712 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण होता है भारत में, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि शासन किसका होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण। किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया।
ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया यहाँ पर, और भारत में एक तरह से इस समय जो है दारा सुको वगैरह इनका शासन चल रहा था। और फिर उसके बाद बात क्या हो जाती है कि जैसे प्राचीन भारत समाप्त हो रहा था और मध्यकालीन भारत में मुस्लिम का शासन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और मुस्लिम आक्रमण हो गया। अब मुस्लिम यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन मुस्लिमों में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और ये गुलाम में, तो यहाँ पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए। ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम जैसे जैसे आए, इन्होंने 712 से 714 ईस्वी तक की सिंधु पर शासन किया। सिंधु पर शासन किसने किया? तो इन्हीं मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे इन्होंने आक्रमण किया, और इन्होंने आक्रमण करने के बाद 712 से 714 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिंदुस्तानियों पर या हिंदुस्तान में और शासन करता है मोहम्मद बिन कासिम। और दो तरह के, यानी एक तरह से एक कर लगाता है जजिया कर। जजिया कर लगाता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और ये एक ऐसा कर था जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय से तो ये अपने धर्म को प्रियोरिटी दे रहे हैं, तो इन्होंने एक कर लगाया जो काफिलों पर लग रहा है कर, और जो गैर मुस्लिम है उन पर एक कर लगाया जा रहा, आरोपित किया जा रहा है, जिसे हम लोग जजिया कर कहते थे। तो जजिया कर किस पर लगाया जाता था? गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और इसने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया जिसे जजिया कर कहा गया। उसके बाद ये कितने से कितने तक की शासन किया? 712 से 714 ईस्वी। ठीक है। अब बात आती है 714 ईस्वी के बाद। 714 ईस्वी के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम, अब मोहम्मद बिन कासिम क्या हो रहा है? तो जो है मोहम्मद बिन कासिम, अब ये इन्होंने जजिया कर लगाया, यानी इनका शासनकाल एक तरह से समाप्त होगा। और हिंदुस्तानियों में एक तरह से कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, और हिंदुस्तानियों में एक तरह से जजिया कर जब लोगों को देना होता था जो गैर मुस्लिम होते थे, तो काफी लोगों को यहाँ पर परेशानी भी हुई। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहीं से मुस्लिम का हस्तक्षेप पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है भारत में। और इसी के बाद भारत में तुर्क भी आए, और दो तुर्क आए। एक तरह से कहा जाए कि मोहम्मद जो है मुस्लिमों में ही कहते या तुर्कों में कहते, तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद दो तुर्क भारत में आए। और कौन कौन से? तो दो तुर्क भारत में आए, इधर मैं इरेज कर दूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसके बाद क्या आ जाते हैं? इसके बाद दो तुर्क जो आते हैं, ये यहाँ पर जो है दो तुर्क आए भारत में। और दो तुर्क कौन से भारत में आए? इसके बाद यानी मुस्लिम संप्रदाय से रिलेटेड एक तरह से दो तुर्क भारत में आए। एक कहते हैं महमूद गजनवी, और दूसरे आए हैं मोहम्मद गौरी। तो ये जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी जो है एक तरह से कहते हैं भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार जो है भारत पर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था वो महमूद गजनवी ही था। और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला, सोमनाथ मंदिर किसने लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला व्यक्ति ये महमूद गजनवी ही था। और इसके अलावा सोमनाथ को लूटा, भारत पर 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि ये तो महमूद गजनवी के, उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी के बाद या फिर कहा जाए कि महमूद गजनवी जब भारत आया, उसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी जब भारत से लौट कर गया या भारत पर इतने बार आक्रमण किया, उसके बाद सोमनाथ मंदिर का धन लूट करके अपने वहां गया। तो सोमनाथ मंदिर का काफी जब धन वगैरह लूट दिया इसने, तो इसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद जो मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी भारत पर शासन करने के लिए आता है। और मोहम्मद गौरी जब आता है, तो मोहम्मद गौरी जब आता है, इस समय भारत पर शासन था पृथ्वीराज चौहान का। इस समय भारत पर, यानी मोहम्मद गौरी जब भारत आया, तो इस समय भारत पर शासन है, भारत पर शासन किसका है? पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान, यानी भारत पर शासन किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है। और कहा जाता है कि भारत पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कम से कम 16 बार आक्रमण किया, और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज जो चौहान है हर बार मोहम्मद गौरी को माफ कर देता था 16 बार आक्रमण करने के बाद भी। उसके बाद कंडीशन क्या होगी जो है, एक तरह से यहाँ पर एक सीमा होती है लड़ाई करने की, यानी फिर मोहम्मद गौरी फिर भी आक्रमण करता है 16 के बाद 17वीं बार। फिर उसके बाद यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के भी तराइन का, एक तरह से कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है। अब जब तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है, यानी कहा जाए कि जो है एक तरह से तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच,
तो यानी यहाँ पर कहेंगे एक युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ किसके किसके मध्य हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। कब हुआ? 1191 में, 91 ईस्वी, यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और चौहान के बीच जीता कौन? तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान फिर जीत जाता है, उसके बाद फिर दूसरा आक्रमण होता है, और दूसरा आक्रमण होता है फिर उसके बाद जो है 1192 में ही दूसरा आक्रमण होता है, और इसमें इस बार कौन जीत जाता है? दूसरा आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इस बार कौन जीत जाता है? तो इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है इस बार तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हो जाती है। उसके बाद यानी ये शासन करने लग जाएगा, लेकिन इसकी जो ये मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी की जाटों से लड़ाई हो जाती है, और मोहम्मद गौरी की जब जाटों से एक तरह से जाट जो है वो मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। अब मोहम्मद गौरी को जब जाटों से लड़ाई के दौरान मोहम्मद गौरी मारा जाता है, यानी यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को तो इसने जीत लिया था, और उसके बाद इस मोहम्मद गौरी यहाँ पर ये क्या हुआ? गौरी विजित हुआ। अब गौरी विजित हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जाटों से लड़ाई हो जाती है, और मोहम्मद गौरी जो है मारा जाता है जाटों से लड़ाई के परिवेश में। अब जाटों द्वारा मारा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई वंशज नहीं था। अब मोहम्मद गौरी का जब कोई वंशज नहीं था, तो इस दौरान इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी यहाँ से फिर ये चीज यहाँ कनेक्ट हो रही है कि यानी अब इसका कोई वंशज नहीं था, किसका? मोहम्मद गौरी का। यानी अब पुत्र नहीं था, तो इसकी जगह अब जो है इसका गुलाम बहुत ईमानदार इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इसका गुलाम कौन है? इसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में अब किसकी नींव पड़ेगी? अब भारत में गुलाम वंश का शासन हो जाता है। गुलाम वंश का शासन हो जाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम है, और फिर उसके बाद भारत में गुलाम वंश का शासन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अब यहाँ पर शासन किसके चलेंगे? तो अब यहाँ पर शासन जो है एक अलग टाइम ड्यूरेशन इस बेसिस पे। तो सबसे पहले भारत में अब शासन आएगा गुलाम वंश का, गुलाम वंश जिसका प्रमुख कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर उसके बाद यानी टाइम ड्यूरेशन जो है यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है 1192 में, और उसके बाद यानी यहाँ पर जो शासन चल रहा है वो यहाँ पर 1526 तक की एक तरह से जो है 1206, यानी ये जो है ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 1192। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आया, गुलाम वंश जो आया वो 1206, यानी यहाँ पर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर शासन रहा है। दिल्ली सल्तनत पर शासन लोगों ने कितने सालों तक किया, कितने वर्षों तक? तो 1206 से 1526 तक की, ठीक है, 1206 से 1526 तक की जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन हो जाता है। अब दिल्ली सल्तनत पर जो शासन हो जाता है एक तरह से कहते हैं मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है। हिंदुस्तान में सबसे पहले कहा जाए, हिंदुस्तान में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है। हिंदुस्तान में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है किस पर? जो है भारत पर। अब भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आए वो 5 भागों में रहे। 5 भाग में गुलाम वंश आया पहले, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद आता है लोधी वंश, उसके बाद लोधी वंश आता है, लोधी वंश। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1206 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे गुलाम वंश में शासक प्रमुख कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। यहाँ पर जो राजा है उनको सुल्तान कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यहाँ पर जो राजा है शासक है उसको क्या कहा जा रहा है? सुल्तान कहा जा रहा है। तो सुल्तान का शासक हो रहा है, सुल्तान का शासक। तो यहाँ पर गुलाम वंश में सबसे प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जो है एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश आते हैं, और रजिया सुल्तान वगैरह ये सब पढ़ हो गया। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तो इनके बारे में आप पढ़ोगे खिलजी वंश में। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद यहाँ पर प्रमुख जैसे सैयद वंश, और सैयद वंश में जैसे सैयद वंश पढ़ोगे, उसके बाद लोधी वंश।
तो लोधी वंश में जैसे इब्राहिम लोधी सबसे प्रमुख नाम, और इब्राहिम लोधी यानी ये लोधी वंश कैसे समाप्त होगा 1526 से। 1526 में इब्राहिम लोधी का शासन होता है, और इब्राहिम लोधी से युद्ध होता है किसका, बाबर का। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो युद्ध हुआ उसको हमने क्या कहा, उसको हमने पानीपत का प्रथम युद्ध कहा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। विजित कौन हुआ, जीता कौन, तो बाबर जीत जाता है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, कब हुआ, 1526 में। यानी अब यहाँ पर डायनेस्टी चेंज हो गई एक तरह से। 1526 तक शासन किसका चल रहा था, मुस्लिम वंश का ही शासन था। लेकिन अब इस 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य जो है युद्ध हुआ पानीपत का, विजित हुआ बाबर, तो यहाँ पर मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, यहाँ से मुगलों का शासन स्टार्ट होगा। यानी इसको मैं इरेज कर दूं, इससे शॉर्ट लेना चाहेंगे नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात होती है यानी नेक्स्ट बात होती है 1526। अब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है। ठीक है, अब 1526 से 1707 किसका शासन रहेगा भारत पर, मुगलों का शासन रहेगा। अब मुगलों का शासन रहेगा 1707 इसलिए माना गया कि 1707 ये औरंगजेब का टाइम पीरियड है। औरंगजेब का टाइम पीरियड, और औरंगजेब मुस्लिमों में या यानी मुगलों में सबसे यानी मुगलों में जो प्रमुख टाइम ड्यूरेशन है वो 1707 तक है। उसके बाद उत्तर मुगल काल के जो शासक आए हैं वो आप देखेंगे बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहे हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रही है। लेकिन हम लोग जब कवर करेंगे जो है बेसिक से या एनसीईआरटी से, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर ओवरव्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ 1707 में मुगलों का शासन होता है, और मुगलों का शासन भी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कौन कौन से लोग शासन करेंगे मुगलों में। सबसे पहले बाबर का बेटा जो है हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा आएगा अकबर का बेटा जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये जो है ये मुगल शासक हैं। इन मुगल शासक का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1526 से 1707। यहाँ पर आप मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1707 से जो है एक तरह से खत्म हो जाता है मध्यकालीन भारत भी, यहीं से मुगल समाप्त हो रहे हैं, मुगलों का टाइम पीरियड जा रहा है। उसके बाद जो उत्तर मुगलकालीन शासक आए हैं वो काफी कमजोर शासक रहे हैं। तो ये मिडिवल भारत या मध्यकालीन भारत, इनके बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, यानी ये जो वंश है और ये मुगल वंश के शासक, इनके बारे में या कह दें कि 712 एडी से या ईसवी से 712 ईसवी से आप 1707 ईसवी तक कहाँ पर पढ़ोगे, तो क्लास 7 एनसीईआरटी में। फिर नेक्स्ट बात आती है कि 1707 तक की मुगलों के शासन के बाद मुगल समाप्त हो रहे हैं, और उत्तर मुगल काल जो है एक तरह से मुगलों को खत्म करते हुए यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है। यानी जैसे ही औरंगजेब का शासन खत्म हो जाता है, उत्तर मुगल शासक काफी कमजोर रहते हैं, उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो जाता है। और यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनी यानी आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यानी आप कहा जाए कि 1707 से 1947 तक की ये किसमें आएगा, ये आधुनिक भारत में आता है। अब आधुनिक भारत में 1707 से 1947 यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो है उत्तर मुगल शासन, इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आएंगे, यूरोपीय कंपनी आएंगी, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा, इसके अलावा आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ साथ इसके अलावा जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पहले चल रहा था। और अगर आपने मेरे साथ पॉलिटी कवर की है और नहीं कवर की है तो प्लीज आप कवर कर दें। तो यहाँ पर बात की जाती है कि जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट होता है तो भारत में जो है 600 यानी कहा जाए कि 1600 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हो जाती है, और भारत में सबसे पहले जो है अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर जो है शासन किया जाता है। लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 1707 से 1857 और 1857 से 1947। ये 1857 पे मैंने ब्रेक इसलिए किया कि 1857 तक की यहाँ तक की जो है
वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और 1857 डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होगी कि यहाँ पे 1757 प्लासी का युद्ध हो जाता है। 1764 बक्सर का युद्ध होते हुए आप देखोगे 1857 और बहुत बड़ी क्रांति। हालांकि ये क्रांति 1857 की असफल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आजादी के लिए, भारत के लिए एक बीज बो दिया गया था 1857 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी उथल पुथल और भारत की सिचुएशन काफी चेंज हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ से समाप्त होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है, शासन समाप्त करके जो महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में शासन ले लेती हैं। और इसी जगह से, यानी यहाँ 1857 से ही जो भारत में शासन कर रहा था उसे वायसराय कहा जाने लगता है। यानी यहाँ से वायसराय पद आ जाता है भारत में। और वायसराय आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि इंग्लैंड द्वारा सीधा संचालित, महारानी विक्टोरिया द्वारा सीधा शासन जो है वो देखा जाने लगता है भारत में। उसके बाद यहीं पर आप देखेंगे कि 1885 में जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत को कहा जाने लगता है। और उसके बाद आप देखोगे कि 1857 से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब उदय हो जाता है, तो उसके बाद की घटनाएं आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो है बंगाल विभाजन कैसे हुआ, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना, महात्मा गांधी का इतनी इम्पोर्टेंस, और जो है जितने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब कुछ, ये सारी चीजें कहाँ पर पढ़ेंगे आप जो है आधुनिक भारत में। तो यहाँ पे बात करते हैं 1947 तक ही भारत जो है इतिहास खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद का जो इतिहास आप पढ़ेंगे 1947 से 1964, यानी यहाँ पर ये बात जरूरी जाननी है कि 1947 से 1964 तक का टाइम ड्यूरेशन आप आधुनिक भारत में ही देखेंगे। तो 1964 को जो टाइम पीरियड है यहाँ पर शासन जो है, यहाँ पर इस समय 1964 में मृत्यु किसकी हो जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हो जाती है? 1964 में। और 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो टाइम पीरियड है 1947 से 1964 का, इस टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है समकालीन भारत। समकालीन भारत यानी आधुनिक भारत तक आपको पता है। और इस टाइम ड्यूरेशन को 1947 से 1964 जो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड है, इसे क्या कहा जाता है? इसे समकालीन भारत कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें, यानी अब आप इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, क्या ओवरव्यू है इतिहास में, आपको क्या जानना है, आधुनिक भारत ये किस क्लास में पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में? तो क्लास 8 की एनसीईआरटी में। मध्यकालीन जो अभी आपने देखा ये क्लास 7 की एनसीईआरटी में, एंड 6 की एनसीईआरटी में जो प्राचीन भारत हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपने कुछ भी जो है, यानी अगर आपने ये जो है जितने दिन ये वीडियो चला है, अगर आपने पूरी चीज देखी है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अब आपको बहुत अच्छी यानी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग प्रॉपर वे में जो है एनसीईआरटी कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर आज पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था एक तरह से, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा हो तो शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और एक बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं एज अ सिस्टर, आप मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और हाँ, एक जो है एक व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है। व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 876527276574। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जो कि एक सीटेट के लिए प्रॉपर बनाया गया है। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। और ये बेसिकली जो हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये सबके लिए है, चाहे वो फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो ये बेस, ये जो है नींव, एक तरह से नींव का काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।